तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ने जेपीएससी मेंस पेपर 6 जो आपका सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास है, इससे संबंधित हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए थे। और आपको ये भी पता है कि पेपर 6 में टोटल 5 सब्जेक्ट है, जिसमें पहला है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, दूसरा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तीसरा है आपका एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान, चौथा है वातावरणीय विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, और पांचवा है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यानी कि विज्ञान और तकनीकी विकास। तो पेपर 6 में टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और इन 5 सब्जेक्ट में जो आपका ग्रुप ई है, मतलब टोटल देखिएगा तो 5 ग्रुप में 5 सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। इसमें से जो आपका ग्रुप ई है यानी कि विज्ञान और तकनीकी विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसकी जो है वो हम लोग क्लासेज स्टार्ट किए थे। और इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले इसमें 2 टॉपिक को अभी तक मतलब 2 क्लास हुआ है, 2 क्लास में हम लोग 2 टॉपिक को कवर किए हैं। पहले क्लास में हम लोग विज्ञान और तकनीकी राष्ट्रीय नीति देखे थे, यानी कि विज्ञान और तकनीक का जो भी राष्ट्रीय नीति आया था, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्लास 1 में ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे नंबर टॉपिक की बात करें तो वो आपका सेकेंड नंबर क्लास में हुआ था, और वो है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, यानी कि अगर बोले तो हम लोग इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। तो जो आपका इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है ये आपका क्लास नंबर 2 में कंप्लीट हो गया था। तो एक क्लास में एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, इस तरह से याद रखिएगा। तो क्लास 1 में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है नेशनल पॉलिसी उसको कवर किए। इसके अलावा क्लास नंबर 2 में हम लोग इंडियन मिसाइल प्रोग्राम को कंप्लीट किए। उसके बाद क्लास नंबर 3 जो ये आज होने वाला है, इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे और इस टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। और नया टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है आपका सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। तो सुदूर संवेदन का अर्थ होता है रिमोट सेंसिंग। इसमें हम लोगों को भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि हम लोग देखें तो जो आपका GIS है, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोगों को जानना है कि GIS का जो मौसम पूर्वानुमान में क्या इसका मतलब कि रोल है, यानी कि इसका जो वेदर फोरकास्टिंग में इसका क्या रोल है। साथ ही साथ आपदा का चेतावनी यानी कि डिजास्टर वार्निंग में। इसके अलावा देखिएगा तो जल, मिट्टी और खनिज संसाधनों आदि के मानचित्रण में इसका क्या अनुप्रयोग है, यानी कि यूज ऑफ, बोला जाता है कि इसका जो यूज है अलग अलग चीज़ में आप देखिएगा कि जैसे कि इसका मैपिंग ऑफ वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स रिसोर्सेज एटसेट्रा, इन सभी में इसका जो यूज है, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक हम लोगों का। तो सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के बारे में जानना है। साथ ही साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS के बारे में भी जानना होगा। और साथ ही साथ इसका जो है मौसम पूर्वानुमान यानी कि जो बोला जाता है कि वेदर फोरकास्टिंग में। इसके अलावा आपदा चेतावनी यानी कि डिजास्टर वार्निंग में। इसके अलावा जल, मिट्टी और खनिज संसाधनों आदि के मानचित्रण में इसका जो यूज हो रहा है, यानी कि मैपिंग ऑफ वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स रिसोर्सेज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आज हो जाएगा। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंतर्गत टॉपिक नंबर 3 है, और ये आपका क्लास नंबर 3 है। ठीक है, सबसे पहले आपको सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का सामान्य अर्थ होता है कि किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। यानी कि आप किसी वस्तु के संपर्क में मत आइए, उसके कांटेक्ट में मत आइए, लेकिन उसके कांटेक्ट में आए बिना ही आप उसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जो डाटा है, फैक्ट है, उसको आप कलेक्ट कर लो। यही आपका सुदूर संवेदन का काम है, यानी कि रिमोट सेंसिंग का काम है। तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना, यानी कि उसके बारे में जो फैक्ट है इसको कलेक्ट कर लेना। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सुदूर संवेदन का तात्पर्य आकाश में स्थित किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि हवाई जहाज, उपग्रह या फिर गुब्बारे में, किसी में भी हो सकता है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र लेना। तो देखिए, सुदूर संवेदन का तो सामान्य अर्थ इन जनरल अगर उसका मीनिंग देखिएगा तो उसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना, ये तो सुदूर संवेदन का सामान्य अर्थ होता है। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, ठीक ना, तो इसका अर्थ होगा कि
आकाश में यानी कि वायुमंडल में अगर देखिएगा आप तो वायुमंडल में स्थित किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो हवाई जहाज़ में हो, चाहे वो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह में हो, या फिर कोई भी और उपकरण टूल्स वगैरह, जैसे कि गुब्बारा में ही हम लोग ले सकते हैं। तो आकाश में स्थित किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सैटेलाइट ही क्यों ना हो, उसके माध्यम से पृथ्वी के किसी भी भूभाग का चित्र लेना, यही आपका रिमोट सेंसिंग का अर्थ कहलाता है। यानी कि आप आकाश में एक उपग्रह छोड़ दिए हैं, यानी कि आप समझें कि अंतरिक्ष में एक आप उपग्रह छोड़ दिए हैं और उस उपग्रह के माध्यम से आप जमीन में स्थित किसी भी जगह का, आप किसी भूभाग का चित्र ले रहे हैं, उसके बारे में, चीज़ों के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, उसका बाउंड्री देख रहे हैं, सभी चीज़, ठीक है ना। आगे देखिए, यह एक उन्नत विद्या है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ये जो है ये बहुत ही एक आपका उन्नत तकनीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट में जाकर, ऊंचाई में जाकर, बिना किसी भौतिक संपर्क के, कोई भी फिजिकल जो है ना आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, और आप आसमान से ही पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का जो है, यानी कि पृथ्वी का जो धरातल है, टोपोग्राफी है, उसके स्वरूप का, वहाँ पे स्थित जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का अध्ययन कर सकोगे, स्टडी कर सकोगे, वो भी वैज्ञानिक विधि से, ठीक है ना। समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको हम। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का सामान्य अर्थ होता है कि किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सुदूर संवेदन का तात्पर्य आकाश में स्थित किसी प्लेटफॉर्म, जैसे कि हवाई जहाज, उपग्रह या फिर गुब्बारे में, इनसे पृथ्वी के किसी भूभाग का चित्र लेना। और यह एक ऐसी उन्नत विद्या है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सुदूर संवेदन आखिर क्या होता है सो, ठीक है। आपको कहीं भी मैप वगैरह ऐड करना हो तो आप मतलब जो है ऐड कर सकते हो, मैपिंग, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैप वगैरह, इस सब में दीजिएगा जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे। आगे देखिए, हम लोग आप पढ़ेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग। भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसको बोलिएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि GIS। तो GIS में सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग, यानी कि इसका यूज कैसे होता है। तो GIS में रिमोट सेंसिंग का यूज कैसे होता है वो जानिए। बोला जा रहा है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS, ये जो है वो डेटा एकत्र करने, प्रबंधित करने, यानी कि उसको मैनेज करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक ढांचा है। यानी कि GIS जो है वो एक प्रकार से क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, साथ ही साथ उसको मैनेज करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। ये एक तरह से उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, ढांचा है। आगे देखिए, भूगोल के विज्ञान में निहित GIS कई प्रकार के डेटा को एकीकृत करता है, और यह जो है वो स्थान का विश्लेषण करता है और मानचित्रों और 3D एनिमेशन यानी कि दृश्यों का उपयोग करके सूचनाओं की परतों को विजुअलाइजेशन में व्यवस्थित करता है। देखिए, GIS क्या करता है वो अभी आपको बताया गया कि ये एक तरह से डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को मैनेज करता है और साथ ही साथ डेटा को प्रोसेस भी करता है। उसका ये एक तरह से टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। भूगोल के विज्ञान में अगर आप देखिएगा, ज्योग्राफी के स्टडी आप जब कीजिएगा तो उसमें पाइएगा कि GIS जो है वो कई प्रकार के डेटा को एकत्रित कर सकता है, कई तरह के डेटा को वो कलेक्ट कर सकता है। कैसे कैसे? वो सॉइल का भी, वो मिनरल्स का भी, वो टोपोग्राफी का भी, माउंटेन का भी, सभी तरह का वो डेटा को जो है वो कलेक्ट कर सकता है, एकत्रित करता है, और यह स्थान का विश्लेषण करता है। ये किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर अगर आपको वहाँ का रिसर्च करना है, उस जगह के बारे में, यहाँ पे संसाधन है या नहीं है, यहाँ पे वाटर है नहीं है, यहाँ पे मिनरल्स है यहाँ पे नहीं है, या कुछ भी उसके बारे में स्टडी करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का ये स्टडी करता है, बहुत ही गहन अध्ययन करता है। और गहन अध्ययन करने के बाद वो मानचित्र का, यानी कि वो मैपिंग बनाता है, साथ ही साथ 3D वो एनिमेशन करता है, और मैपिंग बनाता है 3D एनिमेशन के थ्रू वो सारे जो वहाँ का जो सूचना है, उन सभी सूचनाओं को, यानी कि इंफॉर्मेशन को एकदम पूरा विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइजेशन के रूप में हम लोगों को बतलाता है। ठीक है, ये हो गया GIS का काम। ठीक है, आगे देखिए,
GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली का संक्षिप्त रूप है, यानी कि GIS को ही हम लोग भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सिस्टम कहते हैं। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना का एक संग्रह है। तो GIS जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का ये क्या है, संग्रह है, जिसका उपयोग भौगोलिक डेटा को देखने के लिए उसको विश्लेषण करने के लिए और साथ साथ प्रबंधित करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। डेटा को देखने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए, साथ ही साथ उसका प्रोसेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ उसको प्रदर्शित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक ना, दर्शाने के लिए, कहीं पे बतलाने के लिए भी हम लोग GIS का यूज करते हैं। तो GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली का संक्षिप्त रूप है और ये बोला जाता है कि यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना का एक संग्रह है और जिसका उपयोग जो है वो भौगोलिक डेटा को देखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और प्रबंधित करने के लिए और साथ ही साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, सामान्यतः यह उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी खोजने, देखिए ये क्या करता है, ये जो उपयोगकर्ताओं को यानी कि जो उपयोग कर रहा है, यानी कि उपयोगकर्ता कौन है, हम लोग है, यानी कि हम लोग को किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी स्पेसिफिक रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, उसके बारे में जानकारी खोजने के रूप में, स्थानीय जानकारी का विश्लेषण करने में, साथ साथ डेटा को संपादित करने में, इसके अलावा मानचित्र बनाने में, इसके अलावा चार्ट और रिपोर्ट तैयार करने में, ये सभी उपयोगकर्ताओं को दृश्य रूप में परिणाम दिखाते हैं। यानी कि जो उपयोग करता है, यानी कि हम लोग को ये काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करता है GIS। कैसे, ये किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया का जो है वो जानकारी को प्राप्त करता है, साथ साथ उसका जानकारी को प्रोसेस करता है, उसको मैनेज करता है, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करता है, उसका मानचित्र बनाता है, उसका चार्ट बनाता है, उसका रिपोर्ट तैयार करता है और इसके बाद वो हम लोगों को प्रदान करता है और उसके माध्यम से हम लोग उसका स्टडी करते हैं और वहाँ पे कोई संसाधन को हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर। आगे देखिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS में सुदूर संवेदन का इस्तेमाल पृथ्वी की सतह से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो GIS में किसका यूज होता है, तो सुदूर संवेदन का यानी कि रिमोट सेंसिंग का यूज होता है GIS में। और ये क्यों होता है, तो पृथ्वी की सतह से यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, यहाँ से जुड़ी जो भी जानकारी है, इसको कलेक्ट करने में यानी कि इकट्ठा करने में और उसका विश्लेषण करने में यानी कि उसको प्रोसेस करने में, उसको मैनेज करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो GIS में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक भौगोलिक जो जगह है, उस जगह का डेटा को कलेक्ट करने में, उस जगह के डेटा को मैनेज करने में, उस जगह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग की मदद से पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं और घटनाओं का मानचित्र जो है वो तैयार किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही पृथ्वी पे मौजूद जो भी वस्तु है और जो भी घटना हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, इन सभी का मानचित्र तैयार करने का जो है वो काम करता है सुदूर संवेदन के माध्यम से GIS। ठीक है। अब देखिए, ओवरऑल मान लीजिए कि अभी रांची का इलाका है, रांची में किस किस जगह पे अभी ट्रैफिक है, किस किस जगह में अभी, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आया है रांची में अचानक, सॉरी ऐसा समझिए ना कि समझिए कि रांची में भूकंप आ गया है। आज डेट जो है वो है आपका 7 मई 2026। तो रात में जो है 6 मई के रात में जो है वो रांची में भूकंप आया, बहुत सारा जगह देखिए कोलैप्स कर गया, गिर गया, बहुत सारा हादसा हुआ। तो अब इसका मानचित्रण करना है कि रांची में किस किस जगहों में जो है वो हादसा वगैरह हुआ है डिजास्टर आने के बाद, ये भूकंप, ये अर्थक्वेक आने के बाद। तो आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो GIS है वो यहाँ का डाटा तैयार करेगा, यहाँ पे जो घटना हुआ इसका मानचित्र तैयार करेगा। देखिएगा कि इसी जगह में जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स, ये गिर गया है, तो ये वाला जगह जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, रीजन है, वो ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ पे कम गिरा है बिल्डिंग, तो यहाँ पे कम नुकसान हुआ है। तो ये सभी डाटा कौन दे रहा है, GIS दे रहा है। किसके मदद से, सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। ठीक है। आगे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया है कि पहला चीज़ हम लोग देखें क्या कि पहला चीज़ हम लोग देखें कि सुदूर संवेदन क्या होता है। फिर हम लोग जाने कि भौगोलिक सूचना प्रणाली में सुदूर संवेदन का क्या यूज है, वो हम लोग जाने, बहुत ही यूज है इसका। इसके अलावा हम लोग अब जानेंगे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, सो और भी इसका यूज देखेंगे। अब बताया जा रहा है कि सुदूर संवेदन की मदद से पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं और घटनाओं का मानचित्र तैयार किया जाता है। पहला पॉइंट कि हम लोग इसके हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग
हम लोग जो है पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं और घटनाओं का क्या कर सकते हैं, मानचित्र एक तैयार कर सकते हैं। पहला चीज क्लियर, ये मानचित्र तैयार कर सकते हैं। दूसरा, सुदूर संवेदन की मदद से पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की जो है वो लिस्ट यानी कि सूची तैयार कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है उसका हम लोग लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सुदूर संवेदन की मदद से पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की हम लोग निगरानी भी कर सकते हैं। एक तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ है, फिर उसको हम लोग उसका लिस्ट तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी निगरानी भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे है चौथा नंबर पॉइंट, बोला जा रहा है कि सुदूर संवेदन की मदद से आपदा प्रबंधन के लिए समयबद्ध सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही आपदा प्रबंधन के लिए यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए समयबद्ध यानी कि टाइम के अनुरूप समय पे सूचनाएं हम लोगों को उपलब्ध होता है। अगर रिमोट सेंसिंग क्या अगर नहीं होता तो हम लोग जीआईएस का प्रयोग नहीं कर पाते और साथ ही साथ कहाँ पे आपदा आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये सब हम लोग जानकारी मिलता है हम लोग को नहीं ना। तो सुदूर संवेदन की मदद से आपदा प्रबंधन के लिए समयबद्ध यानी कि समय पे सूचनाएं भी हम लोग उपलब्ध होता है हम लोगों को। सुदूर संवेदन की मदद से भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया जाता है। यानी कि कहाँ कहाँ पे भूमि का उपयोग है उसका मानचित्र तैयार किया जाता है। कहाँ पे कृषि भूमि है, कहाँ पे जो है वो आपका सिंचाई भूमि है, कहाँ पे देखिएगा कि खाली जोत भूमि है, कहाँ पे परित्यक्त भूमि है, कहाँ पे बंजर भूमि है, इन सभी का मैपिंग जो है वो हम लोग मानचित्र तैयार करते हैं सुदूर संवेदन के माध्यम से। इसके अलावा सुदूर संवेदन की मदद से जल निकासी पैटर्न की जो है वो परतें तैयार करते हैं। यानी कि जल निकासी यानी कि देखिएगा ड्रेनेज सिस्टम, कि बेहतर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से हम लोग बनाया जा सकता है। देखिए कि यहाँ पे आपका ये रिहायशी इलाका यानी कि ये पूरा नगर वाला सिटी वाला इलाका है, बगल में एक नदी है, नदी का पानी अचानक आ जाता है ये बाढ़ के रूप में ये शहर में ही। तो ऐसा व्यवस्था करेंगे मैपिंग के माध्यम से कि देखेंगे कहाँ पे ज़मीन जो है ढलान है, कहाँ पे ऊंचाई वाला है, कहाँ पे दोन क्षेत्र है, कहाँ पे टाड़ क्षेत्र है, इन सभी का मैपिंग हम लोग देखेंगे सुदूर संवेदन के माध्यम से ही। उसके बाद देखेंगे कि इसका जल निकासी का एक बेहतर जो है वो तरीका किधर हो सकता है। ये नहीं कि देखिएगा कि इधर आपका ऊंचाई वाला क्षेत्र है, आप उधर ही को अगर उसका मुहाना कर दीजिएगा नदी का तो पानी तो वो उसका बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाएगा ना। फिर देखिएगा कि जिधर आपका ढलान है आप उस साइड में कीजिएगा तो ये पानी इसका ड्रेनेज के रूप में ये बेहतर इसका विकल्प हो सकता है। आगे, सुदूर संवेदन की मदद से भू रासायनिक मानचित्र तैयार किया जाता है। तो इसी के रिमोट सेंसिंग की मदद से भू रासायनिक मानचित्र जो है भू रासायनिक मानचित्र भी हम लोग तैयार करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, सुदूर संवेदन तकनीक के जरिए किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का भी पता लगाया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग के मदद से ही किसी भी रीजन में जो भी भौतिक विशेषता है वहाँ पे यानी कि जो भी फिजिकल जो फीचर्स है इन सभी के बारे में भी पता लगाया जाता है। और यह तकनीक जो है वो दूरी से आमतौर पर उपग्रह से या फिर विमान से प्रवर्तित और उत्सर्जित विकिरण को मापती है। तो ये इतना दूर से ये तकनीक जो है वो प्रावर्तित और विसर्जित उत्सर्जित, प्रावर्तित मतलब लाइट दिए यहाँ से परिवर्तित होकर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से मान लीजिए ये लाइट उत्सर्जित हो रहा है यहाँ से निकल रहा है तो इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कहने मतलब क्या है, देखिए सुदूर संवेदन जो है एक ऐसा तकनीक है जो कि काफ़ी दूरी से ही खास करके देखा जाए तो विमान से ही या फिर अंतरिक्ष में उपग्रह से ही सैटेलाइट से ही परिवर्तित और जो उत्सर्जित विकिरण है यानी कि रेडिएशन जो है उसको ये मापती है। बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा समझने का प्रयास मत कीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ तक तो देख लिए हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली में जो सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग है वो हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए मौसम पूर्वानुमान में सुदूर संवेदन का यूज क्या है, यानी कि मौसम पूर्वानुमान में सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग, ये इसको बोलते हैं हम लोग वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है ना। तो रिमोट सेंसिंग का यूज वेदर फोरकास्टिंग में, यहाँ पे सारा कुछ जो है वो आपका एक कलेक्टिव ग्रुप में लिखा हुआ है, आप इसको पॉइंट वाइज आप इसको कीजिएगा, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। बोला जा रहा है कि मौसम पूर्वानुमान में भविष्य में किसी दिए गए स्थान की वायुमंडलीय स्थितियों की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और ज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। समझे।
तो मौसम का जब आपको अगर पूर्वानुमान लगाना है तो पूर्वानुमान कैसे लगाया जाएगा कि वायुमंडल में स्थित जो भी घटना हो रहा है वायुमंडल में, इसी का ही हम लोग स्थित इसी के ही घटनाओं का जब अध्ययन करते हैं तब समझते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी करते हैं एक तरह से। और ये कैसे करते हैं, ये सभी जो है वो आपका वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ ज्ञान का अनुप्रयोग यानी कि यूज करते हैं अपने अपने ज्ञान का। तो देखिए किसी भी रीजन में देखिएगा कि वहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा बन रहा है, वहाँ पे जैसे ये बादल बनेगा तो जैसे ये बादलों का जो है आर्द्रताग्राही जो केंद्र है वो जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा तो वो वर्षा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फिर वो वहाँ से वाटर के रूप में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सभी अध्ययन जो है वो हम लोग रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि मौसम पूर्वानुमान में यानी कि मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए भविष्य में दिए गए किसी भी स्थान की वायुमंडलीय स्थितियों की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और ज्ञान का अनुप्रयोग इसमें शामिल होता है। क्लियर बात है। आपको किसी भी रीजन के बारे में जानना है कि यहाँ पे अभी 1 घंटा बाद वायुमंडलीय स्थिति क्या रहेगी, तो उसके बाद उससे पहले हम लोग को वहाँ का वायुमंडल का अध्ययन करना पड़ेगा ना, तभी ना हम लोग उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे बोलेंगे अभी 1 घंटा बाद यहाँ पे वर्षा होने वाला है, इंडियन मानसून डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि IMD और NIDM ये आए दिन हम लोगों को मोबाइल में मैसेज भेजते रहता है कि आपके रीजन में अगले 3 से 4 घंटों के बीच में जो है वो हवा तेज़ चलेगी, इसके अलावा आंधी तूफान भूकंप आएगा, वर्षा तेज़ होगी, गरज मलक होगी। ये सभी कैसे पता लगाता है, तो ये सभी जो है वो वहाँ का वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन करता है वैज्ञानिक प्रिंसिपल के अनुसार, यानी कि वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल और जो नॉलेज है यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का और ज्ञान का वो प्रयोग करके ये सारी चीज़ें बतलाता है। आगे देखिए, यह वायुमंडल की वर्तमान स्थिति जैसे कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, हवा यानी कि विंड और तापमान यानी कि टेम्परेचर के बारे में यथासंभव अधिक से अधिक डेटा एकत्र करके और भविष्य के लिए मौसम की स्थिति निर्धारित करने के लिए वायुमंडलीय स्थितियों की समझ का उपयोग करके बनाया जाता है। ये सब चीज़ कैसे होता है, तो आप देखिए कि वो एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का, वहाँ का ह्यूमिडिटी का, वहाँ का विंड का, वहाँ का टेम्परेचर का, इन सभी को वो अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद ही हम लोग को कोई भी जो है रिजल्ट प्रदान करता है। आगे देखिए, बोला जाता है कि रिमोट सेंसिंग जो है वो आमतौर पर विमान या फिर उपग्रहों से दूर से वस्तुओं या फिर क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो कहने का अर्थ है कि जो रिमोट सेंसिंग है, ये जो आपका रिमोट सेंसिंग है, एक मिनट, बोला जा रहा है कि ये जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो आमतौर पर विमान से यानी कि हवाई जहाज़ से या फिर उपग्रहों से काफ़ी दूर की ऊंचाई से ही वस्तुओं या फिर किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। क्या है, वैज्ञानिक तरीका है। फिर बोला जा रहा है कि मौसम पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग का जो अनुप्रयोग है यानी कि मौसम का पूर्वानुमान करने में रिमोट सेंसिंग का जो यूज है वो व्यापक है, यानी कि बहुत ही इसका ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा इसका दायरा है, जो मौसम विज्ञान और जल विज्ञान से लेकर कृषि और अन्य उपयोगों तक है। यानी कि मौसम विज्ञान और जल विज्ञान इन सभी से लेकर कृषि और अन्य उपयोग तक ये इसका दायरा फैला हुआ है। यानी कि रिमोट सेंसिंग जो है ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी ऊंचाई पे सैटेलाइट से भी किसी भी वस्तु या किसी भी रीजन के बारे में जानकारी एकत्र करने का ये एक वैज्ञानिक तरीका है। और मौसम पूर्वानुमान करने में जो रिमोट सेंसिंग है इसका जो यूज है बहुत ही व्यापक है। इसका यूज आप मौसम विज्ञान में कर सकते हो, इसका यूज आप जल विज्ञान में कर सकते हो, इसका यूज आप कृषि के क्षेत्र में कर सकते हो, इसका यूज आप और भी अन्य मतलब कि क्षेत्रों में कर सकते हो, ठीक ना। आगे देखिए, मौसम पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग को निम्नलिखित तरीकों से कैसे लागू किया जा सकता है। आगे देखिए, मौसम पूर्वानुमान करने के लिए मतलब कि मौसम को पहले प्रिडिक्ट करने के लिए कि आने वाला 2 घंटा में यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम को प्रिडिक्ट करने के लिए यानी कि मौसम को पूर्वानुमान करने के लिए रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या क्या प्रयोग किया जाता है वो देखिए। पहले चीज़ बताया जा रहा है कि बादलों से पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश को रिकॉर्ड करना और उसकी व्याख्या करना। सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले ये काम करता है कि बादलों से यानी कि एकदम पूरा क्लाउड से, बादल से पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश को रिकॉर्ड करते हैं।
अभी बताया गया ना कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो जब पृथ्वी की सतह पर टकराती है, टकराने के बाद जब वो वापस निकलती है, वापस यहाँ से टकराकर वापस वो ऊपर की ओर जाती है या फिर अलग अलग डायरेक्शन में चलती है, उसको लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक होता है प्रकाश का अपवर्तन, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बादलों से पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होने वाली जो सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, जब वो पृथ्वी की सतह पर टकराती है, टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो उसका अध्ययन करता है जीआईएस के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, जीआईएस में लगा रिमोट सेंसिंग उसका अध्ययन करता है। अब देखिए क्या बोलता है, सो बोला जा रहा है कि सेंसर बादलों से लेकर घने बादलों और बर्फ़ की पूरी जानकारी ले जाते हैं। जो सेंसर है यानी कि रिमोट सेंसर जो है, इसमें जो लगा हुआ है सेंसिंग, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो सेंसर है वो बादलों से लेकर घने बादलों और बर्फ़ तक की पूरी जानकारी को ले जाता है, और जिन्हें वे छवियों में चमकीले सफ़ेद रंग से दर्शाया गया है। छवियों में भूमि और समुद्र को बिना किसी बादल के गहरे भूरे रंग में दिखाया गया है। दृश्यमान, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, कहीं मैपिंग है, नहीं है, ये मैपिंग की बात की जा रही है। सेंसर क्या करता है कि बादलों से लेकर घने बादल, यानी कि जो एकदम पूरा डेंस क्लाउड होता है, नॉर्मल क्लाउड से लेकर डेंस क्लाउड, साथ ही साथ जो बर्फ़ है, उन सभी तक की जो है पूरी जानकारी को लेकर जाता है। और जिन छवियों में चमकीले सफ़ेद रंग से दर्शाया गया है, जिन्हें छवियों में चमकीले सफ़ेद रंग से, यानी कि बादल को हम लोग देखते हैं कि वाइट वाइट रंग से दर्शाया जाता है। छवियों में भूमि और समुद्र को बिना किसी बादल के गहरे भूरे रंग में दर्शाया गया है। देखिएगा नीचे नीचे में आपका ये, जब आपका जीआईएस का जब ये आएगा इमेज, तो इमेज में देखिएगा कि वाइट वाइट जो है दर्शाया गया है, चमकीला सफ़ेद रंग, उसको बादल के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा भूमि को जो है वो ये क्या बोलते हैं, इसको गहरे भूरे रंग से दिखाया गया है। दृश्यमान प्रकाश सूर्य, मतलब कि दृश्यमान प्रकाश स्रोत सूर्य है, और रात के दौरान दृश्यमान उपग्रह चित्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। और इस प्रकार दर्ज की गई विकिरण छवियां वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का माप है, और कम विकिरण के कारण ऊंचे बादलों के ठंडे होने का निष्कर्ष है। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किसी भी रीजन का एक मैपिंग तैयार किया जाता है। मैपिंग में देखा जाता है कि कहाँ पे घना बादल बन रहा है, कहाँ पे सामान्य बादल बन रहा है, कहाँ पे एकदम पूरा बर्फ़ की जैसा बादल का निर्माण हो रहा है, तीनों देखिएगा। उसके बाद वो अलग अलग डायग्राम बनाएगा कि इस रीजन में ज़्यादा बादल बन रहा है डेंस, इस रीजन में सामान्य बादल बन रहा है, इस रीजन में बादल पूरा 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 गहरा काला बादल बन रहा है, मतलब कि उस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी। ये सभी रीजन, ये सभी वो मैपिंग बनाता है। और ये सभी जो मानचित्रण है वो केवल दिन के समय में कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य की किरणें होती है, और ये रात में नहीं कर सकता, क्योंकि रात में सूर्य की किरणें नहीं होती है। ठीक है। और इसमें ये टेम्परेचर का भी, विंड का भी, और साथ ही साथ वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, इन सभी का वो अध्ययन करता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पहला चीज़ क्या करेगा रिमोट सेंसिंग, वो बादलों से पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश को रिकॉर्ड करेगा और उसकी व्याख्या करेगा। यानी कि बादल से पृथ्वी की सतह पर परावर्तित हो रहा है जो सनलाइट, सूर्य की किरण, उसको वो रिकॉर्ड करेगा और उसकी वो व्याख्या कर देगा। रिमोट सेंसिंग पहला काम ये करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, तो विकिरण के द्वारा वहन की गई आर्द्रता को रिकॉर्ड करेगा और उसकी व्याख्या करेगा। यानी कि जो विकिरण हुआ है, तो विकिरण के द्वारा जो रेडिएशन है, रेडिएशन के द्वारा कितना आर्द्रता को, कितना ह्यूमिडिटी को वो वहन किया है, इसकी जानकारी वो देगा व्याख्या करके। तो बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसर वायुमंडल में जलवाष्प से निकलने वाले विकिरणों को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग है वो वायुमंडल में जो जलवाष्प है, यानी कि जो वाटर वेपर है, उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, उन विकिरण को ये रिकॉर्ड करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि निचले बादलों से निकलने वाला विकिरण उपग्रहों तक मुश्किल से पहुंचता है। अच्छा देखिए, उपग्रह जो है, सैटेलाइट है, वो आपका वही मंडल में है, जबकि बादल वगैरह जो बनता है वो आपका क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही बनता है। तो ऐसे में बादलों में देखिएगा कि बादल में ही जलवाष्प रहेगा, जो जलवाष्प से जो रेडिएशन निकल रहा है वो केवल केवल आपका क्षोभ मंडल में रहेगा। तो
जो विकिरण है, विकिरण को रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सारा क्षोभ मंडल में ही होगा, वायुमंडल के अंदर ही। वो आपका वही मंडल जहाँ पे सैटेलाइट है वहाँ पे पहुँच नहीं सकता है। तो इस कारण से बोला जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निचले बादलों से निकलने वाला जो विकिरण है वो उपग्रहों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पहुँचता ही नहीं है। और रिमोट सेंसर पर प्राप्त विकिरण की तीव्रता आमतौर पर वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पर जो है वो निर्भर करती है। यानी कि रिमोट सेंसर में जो विकिरण की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करता है कि वायुमंडल में जलवाष्प जो है वो कितना है। तो वायुमंडल में जलवाष्प कितना है, वाटर वेपर कितना है, वही रिमोट सेंसिंग में विकिरण की तीव्रता को दर्शाता है। अगर ज़्यादा जलवाष्प रहेगा वायुमंडल में तो रिमोट सेंसिंग में विकिरण की जो तीव्रता है वो ज़्यादा रहेगी। अगर वायुमंडल में कम जलवाष्प है तो विकिरण की जो तीव्रता है वो कम शो करेगी रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, तो ये दो तरह से पता लगाएगा। पहला क्या बोले हम कि पहला बोले हैं कि बादलों से पृथ्वी तक परावर्तित होने वाला जो सूर्य का जो प्रकाश है इसको वो रिकॉर्ड करेगा और उसकी व्याख्या करेगा मैपिंग के साथ। फिर दूसरा बोले कि विकिरण के द्वारा वहन की गई आर्द्रता को रिकॉर्ड करेगा रिमोट सेंसिंग और फिर उसकी व्याख्या करेगा दूसरा। तीसरा बोले कि मौसम रडार। बोला जा रहा है कि मौसम जो रडार है वो आमतौर पर बारिश की प्रावर्तकता। तो मौसम जो रडार है, मानसून जो रडार है वो आमतौर पर इन जनरल देखेगा तो बारिश की यानी कि आपका प्रिसिपिटेशन की यानी कि रेनफॉल की प्रावर्तकता को मापता है। मौसम रडार वर्षा की तीव्रता में बदलाव को प्रकट कर सकते हैं और उनका लाभ यह है कि वे मौसम संबंधी उपग्रहों की तुलना में अधिक बार जो है वो चित्र बना लेते हैं और वे कुछ वर्षा प्रवण क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में किसी भी बदलाव के प्रभावी रूप से निगरानी रखते हैं या फिर करते हैं। अब देखिए तीसरा काम जो है वो मौसम रडार का है। मौसम रडार क्या काम करेगा कि किसी भी रीजन में कितना रेनफॉल हो रहा है उसको वो मापेगा और वर्षा का जो तीव्रता है कि वो बड़ा बूंद से वर्षा हो रहा है, काफ़ी तेज़ वर्षा हो रहा है, यानी कि वर्षा भी किस प्रकार से हो रहा है वो दिखेगा, एकदम भारी वर्षा हो रहा है या फिर सामान्य वर्षा हो रहा है, ये सभी का वो मौसम रडार उसको मापता है और उसका वो चित्र बनाता है। ठीक है, आगे देखिए मौसम संबंधी उपग्रह में यानी कि मौसम से संबंधित जो भी सैटेलाइट होता है उसमें क्या काम होता है। तो बोला जा रहा है कि इस मामले में पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाओं में रिमोट सेंसर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो मौसम संबंधी जो भी उपग्रह है वो इस मामले में उसके बारे में पूर्वानुमान लगाता है कि हाँ इस रीजन में बारिश होगा और उसके बारे में चेतावनी देता है और ये सभी जो है वो रिमोट सेंसर का इसमें प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ वे मौसम प्रणाली के करीब आने से कई दिन पहले ही उस पर नज़र उस पर नज़र रख लेते हैं। यानी कि आज से 10 दिन बाद इस रीजन में बादल बनेगा, पूरा एकदम गहरा बादल बनेगा और खतरनाक आंधी तूफान भूकंप जैसा स्थिति उत्पन्न होगा। ये सारी जानकारी वो 10 दिन पहले ही प्राप्त कर ली है और हम लोग को बता भी दिए किस रीजन में बारिश होगा इतना तारीख से। यही तो करता है ना। पाँचवा, कुछ क्षेत्रों में चक्रवातों और तूफानों की निगरानी करना। यानी कि बोला जा रहा है कि उपग्रहों में जो लगे दूरस्थ सेंसर है, यानी कि उपग्रह में जो एकदम ऊपर में जो सेंसर लगे रहते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को, इसके अलावा आंधी तूफान को, इसके अलावा रेत के तूफानों को, बाढ़ को, फ्लड को, ज्वालामुखी विस्फोटों को यानी कि जो आपका वोल्केनिक विस्फोट होता है उसको, इन सभी के ऊपर वो नज़र रख सकते हैं तथा लोगों को आसान आपदाओं के बारे में चेतावनी भी दे सकते हैं। आसान नहीं मतलब आसन्न, मतलब कि अचानक जो होने वाली जो भी आपदा है, डिजास्टर है, उन सभी के बारे में चेतावनी देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका भी प्रयोग वहाँ पे ये भी है। ठीक है, और इन सभी का मैप बनाइएगा आप एग्ज़ाम हॉल में, बस ऐसे ही इसको मत पढ़िए, एग्ज़ाम बना ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में चक्रवातों और तूफानों की ये निगरानी भी रखते हैं। इसके अलावा हवाओं का पता भी लगाते हैं। यानी ये बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसर का उपयोग जो है वो क्विक स्कैट नामक विशेष प्रकार के उपग्रहों में किया जाता है। तो जो रिमोट सेंसर का जो प्रयोग है वो क्विक स्कैट नाम का एक विशेष प्रकार का उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, उसमें ये किया जाता है। अब बोला जा रहा है कि जो समुद्र की लहरों से
बिखरे माइक्रोवेव संकेतों को ये मापते हैं। यानी कि समुद्र की जो लहर है उस लहरों में जो बिखरा हुआ जो माइक्रोवेव है, इन माइक्रोवेव के संकेत यानी कि इंडिकेशन को वो मापता है, ठीक ना, रिमोट सेंसर। और बोलता है कि सतह के पास हवा की गति और दिशा को कम किया जा सके। ऐसा इसलिए होता है, बोला जाता है कि रिमोट सेंसर का जो उपयोग है वो क्विक स्कैट नामक विशेष प्रकार के उपग्रहों में किया जाता है, और जो समुद्र की लहरों से बिखरे माइक्रोवेव संकेतों को मापते हैं, और ताकि सतह के पास हवा की गति को और साथ ही साथ दिशा को भी कम किया जा सके। और इसका जो उपयोग है वो समुद्र में चक्रवातों का पता जो है वो लगाने के लिए किया जाता है। तो समुद्र में जो भी चक्रवात है इसका पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सातवां देखिएगा कि वर्षा की तीव्रता और गुणवत्ता का खुलासा करना। बोला जा रहा है कि मौसम रडार में रिमोट सेंसर अन्य उपग्रहों की तुलना में विशेष रूप से उच्च रिजोल्यूशन वाले होते हैं। यानी कि मौसम रडार में जो रिमोट सेंसर लगा होता है वो और भी अदर जो भी सैटेलाइट है उसमें लगे रिमोट सेंसिंग से भी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन का होता है। इसे समझेंगे, इसका कैमरा क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर होगा। किसी का 720 है तो इसका 1080 हो जाएगा, इसका 1024 हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा 2124, ऐसे करके, मतलब हाई रिजोल्यूशन वाला। और इस प्रकार वे मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में बहुत अधिक या बहुत बारीक से विवरण एकत्रित कर सकते हैं, और बताते हैं कि खासकर जब बारिश कब आती है, ये सभी की बात वो करते हैं। आठवां पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं का पता लगाना और उनका जो है वो स्थान निर्धारित करना। तो पृथ्वी की सतह पर यानी कि सरफेस पे कौन वस्तु कहाँ पे है और उसका स्थान कहाँ पे एकदम है वो लोकेशन को बताएगा एकदम एग्जैक्ट। तो रिमोट सेंसर विद्युत चुंबकीय विकिरण संचालित करते हैं। यानी कि जो रिमोट सेंसर है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण इसको भी वो जो है वो संचालित करते हैं, और इसीलिए वायुमंडल में वस्तुओं का पता लगाने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और यह अंतरिक्ष से प्राप्त हवा की गति और वायुमंडलीय तापमान को दर्शाता है, जिससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार होता है। इसको भी आप जो है वो याद रखिएगा। तो ये 7-8 पॉइंट बताए हैं। पहला चीज़ बताए हैं आपको मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए। देखिए सिलेबस में सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसके बाद रिमोट सेंसिंग का जो एप्लीकेशन है इसका जो यूज है, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग में यानी कि मौसम पूर्वानुमान में हो, या फिर वो डिजास्टर वार्निंग में यानी कि आपदा चेतावनी में हो, या फिर वो मैपिंग ऑफ वाटर सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज यानी कि वाटर यानी कि जल, सॉइल यानी कि मिट्टी, मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संपदा का मानचित्रण करने में इसका उपयोग हो। यही हम लोगों को पढ़ना था बेसिकली। तो इसमें हम लोग जो पहला है मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, इसको हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रिमोट सेंसिंग है यानी कि मौसम पूर्वानुमान में सुदूर संवेदन का प्रयोग कैसे होता है। तो इसको हम लोग 3-4 तरह से हम लोग देखिए कि सबसे पहले कि बादलों से पृथ्वी की सतह पर प्रवर्तित होने वाले जो सूर्य के प्रकाश है इसको ये रिकॉर्ड करेगा, फिर उसकी व्याख्या करेगा। दूसरा जाने हम लोग कि विकिरण के द्वारा वहन की गई आर्द्रता को ये रिकॉर्ड करेगा और फिर इसकी ये व्याख्या करेगा। उसके बाद मौसम रडार का क्या काम होता है वो देखें। इसके अलावा मौसम संबंधी कुछ उपग्रह होते हैं उनका क्या काम होता है वो देखें। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में चक्रवातों और तूफानों की ये निगरानी भी करते हैं, उसके बारे में चेतावनी भी देते हैं। इसके अलावा हवाओं का ये पता लगाते हैं। इसके बाद ये वर्षा की तीव्रता और गुणवत्ता का खुलासा करते हैं कि वर्षा जो यहाँ पर होने वाली है वो किस प्रकार की वर्षा होने वाली है, उसका तीव्रता क्या है, उसके बारे में भी ये खुलासा करते हैं। इसके अलावा देखिए कि पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तु है तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तुओं के बारे में ये पता लगाते हैं और फिर उनका जो है वो स्थान निर्धारित करते हैं। तो इन सभी के माध्यम से जो है वो मौसम पूर्वानुमान किया जाता है, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग में GIS का यूज यानी कि रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। क्लियर? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना भाई, कि ये आपको क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग यानी कि रिमोट सेंसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग हिंदी में रिमोट सेंसिंग को सुदूर संवेदन कहते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान में सुदूर संवेदन का प्रयोग ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग क्या है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर
मैनेजमेंट या फिर आपदा चेतावनी की बात करें, यानी कि डिजास्टर वार्निंग में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है आपका। तो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा, 1 मिनट ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग या फिर आपदा चेतावनी में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग, ये हम लोग जानेंगे। और उससे पहले एक थोड़ा सा आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप रिमोट सेंसिंग क्या है, इसका परिभाषा एक बार आप गूगल भी कर लीजिएगा। इसके अलावा GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में भी थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, इसका मैपिंग देख लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा ना कि देखिएगा कि मौसम के पूर्वानुमान में सुदूर संवेदन का क्या प्रयोग है, उसका आप ना एक फ्लो चार्ट या फिर उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा कि हाँ इसका ये प्रयोग है। उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है, केवल उसके बारे में जो है वो लिख लेना है कि हाँ इसका इस क्षेत्र में प्रयोग है, 5-6 गो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका एक थोड़ा सा मैपिंग देख लीजिएगा। मतलब कि 2 से 2.5 पेज का आप लिख पाओ ऐसा जो है वो कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, जब भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग पूछेगा तो वो उसका केवल अकेले नहीं पूछेगा, वो सभी को जोड़ कर पूछेगा, 3-4 को जोड़ के पूछेगा। और मौसम संबंधी प्रयोग भी इसका बहुत बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे नोट्स में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, इस कारण से हम लोग उधर जा नहीं रहे, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आपदा प्रबंधन में जो है रिमोट सेंसिंग का क्या प्रयोग है। तो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आम घटनाएं हैं, एकदम जनरल होती रहती है। इसमें हम लोग बाढ़ को, ज्वालामुखी को, भूकंप, इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं, जो कि आपका प्राकृतिक कारणों से होती है। आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग होता है रणनीतिक योजना में शामिल। तो आपदा प्रबंधन का सामान्य ये अर्थ होता है कि जिसका उपयोग रणनीतिक योजना में शामिल, जिनका उपयोग रणनीतिक योजना में शामिल प्रक्रियाओं और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को नियंत्रित करने में प्रशासित प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए, आपदा प्रबंधन कहने का मतलब है कि आपदाओं से निपटने के लिए आपदा से पहले ही प्रशासक के द्वारा उनके प्रक्रियाओं और प्राकृतिक आपदाओं की घटना को कंट्रोल करने का जो प्रयास किया जाता है, यही आपका आपदा प्रबंधन है। आगे देखिए, रिमोट सेंसिंग तकनीक आपदाओं को या फिर तकनीकी जो आपदा है, आपदाओं के जोखिम को कम करने में प्रभावी हो सकती है। तो जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो आपदा का जो प्रभाव है, आपदा का जो जोखिम है, इसके मतलब इसको कम करने में ये सहायता दे सकती है। जैसे इस क्षेत्र में, रीजन में बाढ़ आने वाला है, तो हम लोग आपदा आने वाला है तो उसका हम लोग पहले ही सॉल्यूशन कर लेंगे, पहले ही प्रबंधन कर लेंगे, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उससे हम लोग पहले ही थोड़ा मतलब उसका जो प्रभाव है उसको हम लोग कम कर सकेंगे, कम कर पाएंगे ना। इसके अलावा साथ ही साथ खतरे वाले क्षेत्र और कारणों की हम लोग पहचान करने में भी ये जो है वो रिमोट सेंसिंग काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा इस प्रकार यह जो तकनीक है वो प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन में जादू की भूमिका निभाती है। देखिएगा कि रिमोट सेंसिंग जो है वो आपदा प्रबंधन का पूर्वानुमान करता है। देन ऐसे में हम लोग के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हम लोग किस रीजन में बाढ़ आएगा, कहाँ पे तूफान आएगा, पहले ही पता चल जाता है। इस रीजन में चक्रवात आने वाले हैं, तो इसका जो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग हैं इससे किनारे हो जाए, पहले आपदा का पता चल रहा है, तो हम लोग जोखिम को कम कर पा रहे हैं ना। ये हम लोग के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग तकनीक पर्यावरण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई है। तो जो आपका रिमोट सेंसिंग है यानी कि सुदूर संवेदन जो है, वो जो टेक्नोलॉजी है पर्यावरण प्रबंधन यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण उपकरण यानी कि टूल बन गई है। और आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का जो प्रयोग है वो इस प्रकार है, अलग अलग प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग का क्या प्रयोग है वो हम लोग अब देखेंगे। पहला चीज़, हवा के पैटर्न पे नज़र रखना, ये पहला पॉइंट है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा कि भूकंप का पता लगाना, फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम लोग राहत का कार्य करेंगे। इसके बाद कि जंगल की जो आग है इसके बारे में जानेंगे। फिर बाढ़ का प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। फिर सूखे की भविष्यवाणी कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने कैसे किया जाता है वो जानेंगे। प्रभावित क्षेत्रों का पूर्वानुमान करना कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। आपदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या हम लोग को हेल्प मिलता है वो जानेंगे। ग्लेशियर झीलों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वो जानेंगे। आपातकालीन मानचित्रण कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे।
उसके बाद लास्ट पॉइंट जोखिम मानचित्रण और प्रबंधन, यानी कि जोखिम मानचित्रण और लास्ट में प्रबंधन करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो आपका आपदा प्रबंधन है इसमें हम लोग विथ द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग हम लोग बहुत ज़्यादा बचाव कार्य कर पाएंगे और पहले ही आपदा आने के पहले ही हम लोग प्रबंधन भी कर पाएंगे, तो दिक्कत फिर आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। हम लोग देख रहे हैं आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग, यानी कि सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग। सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग जान रहे हैं अभी कि रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण जो है वो ये अभी वर्तमान में एक भूमिका बन गई है, मतलब कि एक उपकरण बन गया है। और आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का जो है वो अलग अलग क्या क्या प्रयोग है, विभिन्न अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। पहला चीज़, हवा के पैटर्न पर नज़र रखना, यानी कि बोला जा रहा है कि हवा पर्यावरण में आपदा के कारणों में से एक है और रिमोट सेंसर के इस्तेमाल से तूफान की आपदाओं को महसूस किया जा सकता है और उनका जो है वो पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। और ये सेंसर प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रारंभिक चेतावनी देते हैं और वे नुकसान से बचने के लिए स्थानांतरित हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हवा के पैटर्न पर नज़र रखता है कि हवा का पैटर्न कैसा है, पूर्वैया चल रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है, तेज़ चल रहा है, कम चल रहा है, हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है रिमोट सेंसर के माध्यम से। तो हवा पर्यावरण के आपदा के कारणों में से एक है और रिमोट सेंसर का हम लोग इस्तेमाल करके तूफान की आपदाओं को जो है वो महसूस किया जा सकता है और फिर उनका जो है वो हम लोग पूर्वानुमान यानी कि उसके बारे में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहला। उसके बाद ये सेंसर जो है वो प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको ये प्रारंभिक चेतावनी भी देते हैं और उसके बाद वे नुकसान से बचने के लिए वो जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा भी सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित भी हो सकते हैं, माइग्रेट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, भूकंप का पता लगाना। यहाँ बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसर जो है वो भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकते हैं, तो भूकंप को भी माप लेता है रिमोट सेंसिंग। तो बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसर भूकंप की शुरुआत का भी पता लगा सकते हैं और इस प्रकार वे उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं और जिसका उपयोग प्रभावित क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है और इससे कमज़ोर समूहों के पुनर्वास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जीवन और साथ ही साथ मूल्यवान चीज़ों की भी बचत होगी ना भाई। अब इस रीजन में भूकंप आने वाला है, पहले ही हम लोग प्रिडिक्ट कर लिए, तो ये जगह छोड़ के हम लोग कहीं और कुछ समय के लिए माइग्रेट कर जाएंगे, इससे हम लोगों का जीवन भी बच जाएगा और मूल्यवान चीज़ों की भी हम लोग की क्या होगी, बचत होगी। तो भूकंप का भी पता लगाया जाता है रिमोट सेंसिंग या फिर सुदूर संवेदन के माध्यम से। क्लियर? ये लाइन भी आपको समझ में आ गया है। दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, राहत कार्य। तो बोला जा रहा है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद कई क्षेत्र दुर्गम हो जाते हैं, तो प्राकृतिक आपदा आता है उसके बाद कई सारे क्षेत्र दुर्गम हो जाते हैं, जिससे नुकसान का आकलन और प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो जब भी आपदा आता है तो आपदा के बाद पूरा जो क्षेत्र है वो दुर्गम हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है और जिससे नुकसान का आकलन करना और उसका प्रबंधन कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और हालांकि रिमोट सेंसिंग तकनीक ने इस ऑपरेशन को कवर किया है। यह आपदा आकलन और निगरानी में सहायता करता है क्योंकि यह आकाश आधारित है और इस प्रकार राहत निगरानी कार्यों में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। अब देखिए, बाढ़ आया तो लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिखे नहीं रहा है, लेकिन आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ऊपर से देखिएगा कि कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं। देन ऐसे में आप राहत कार्य तुरंत आप कर पाइएगा, ऐसे में कर पाइएगा ना, तो उसमें भी जानकारी मिल रहा है ना। मैप वगैरह कहीं दिखेगा, बनने का चांस मिलेगा, सारा बना दीजिएगा। आगे देखिए, जंगल की आग। तो बोला जा रहा है कि जंगल की आग एक प्रकार की आपदा है
जिसे यदि नियंत्रित ना किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसलिए आग के हमलों से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। देखिए, जंगल की आग जो है वो एक प्रकार की आपदा ही है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो इससे बहुत जान माल की क्षति होती है, नुकसान होता है। और इसलिए आग के हमलों से बचने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए आग से बचने के लिए। और रिमोट सेंसर का उपयोग प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए चेतावनी उपकरण के रूप में किया जाता है। तो रिमोट सेंसर का जो उपयोग है वो प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए चेतावनी उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और आग से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये कौन? रिमोट सेंसिंग। साथ ही साथ प्रारंभिक चेतावनी लोगों को आग बुझाने के लिए उपयुक्त योजना बनाने में भी ये सक्षम बनाती है, और इस प्रकार वो इसके प्रसार को, यानी कि इसको फैलने से भी रोकती है, जंगल की आग को। ये लाइन समझ में आ गया है? आगे देखिए, नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, वो है आपका प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन। तो बोला जा रहा है कि बरसात के मौसम में कई जगहों पर जो है वो बाढ़ आ जाती है, और संवेदनशील समूहों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। बरसात का मौसम आता है तो कई जगहों पे बाढ़ आ जाता है, और ऐसे में जो संवेदनशील समूह है, यानी कि जो सेंसिटिव जो ग्रुप है, उसको बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। और प्रभावित क्षेत्र पर मौके पर निरीक्षण जो है वो संभव नहीं हो सकता है, जांच पड़ताल तुरंत संभव नहीं हो सकता है। अब प्रभावित क्षेत्र का मौके पर जो है निरीक्षण संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी भूमि पर जो है पानी ही पानी है, और इसीलिए वैकल्पिक विधि की जो है वो हम लोग को आवश्यकता होती है। और रिमोट सेंसिंग तकनीक ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह आकाश आधारित है, और इसलिए यह पृथ्वी पर एक छवि ले सकती है, और इससे जो है वो बचाव अभियान हम लोग शुरू कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये ऊपर से ही छवि ले रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना? बाढ़ प्रबंधन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा सूखे की ये भविष्यवाणी करता है। तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, जब अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? सूखा, यानी कि ड्रॉट, और साथ ही साथ अन्य उच्च तापमान से संबंधित दोष हो सकते हैं। हालांकि तापमान वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि तापमान वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए भी हम लोग सेंसर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वे आकाश आधारित है, इसलिए वे पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण के तापमान को मापने में सक्षम है। वो आसमान में है, तो पृथ्वी से परावर्तित हो रही जो भी प्रकाश की जो किरण है, विकिरण है, उसको वो मापते हैं, विकिरण की इंटेंसिटी को मापते हैं, उसके बाद वो टेम्परेचर बतलाते हैं, उपग्रह वगैरह। ठीक है। प्राप्त जानकारी की तुलना पिछली जानकारी से की जाती है, यानी कि अभी देखिए कि अभी जो भी प्राप्त हुआ है जानकारी, उसकी गणना हम लोग पिछले जानकारी से करेंगे। पिछले था आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ये हुआ पता ना। तापमान में वृद्धि के मामले में कमजोर समूहों को चेतावनी दी जाती है, और साथ ही साथ तापमान वृद्धि को उलटने के लिए प्रासंगिक गतिविधियों की भी जो है वो प्रयास किया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। और जोखिम क्षेत्रों की पहचान करना। देखिए, बोला जा रहा है कि सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक दोष होने की संभावना नहीं होती है। देखिए, सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक दोष हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार होती है। कुछ रीजन में प्राकृतिक दिखे, कुछ रीजन में बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ रीजन में भूकंप बहुत आ रहा है, कुछ रीजन में जो है ज्वालामुखी उद्गार बहुत हो रहा है, कुछ रीजन में एकदम हो ही नहीं रहा है। तो सभी क्षेत्र में तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो ऐसे में पहचान करना है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक दोष होने की संभावना नहीं होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार होती है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में रिमोट सेंसिंग तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है, और यह आपदा की एक घटना और दूसरी घटना के बीच अंतराल और क्षेत्र को आमतौर पर प्रभावित करने वाली आपदा के प्रकार और संवेदनशील क्षेत्रों जैसी जानकारी प्रदान करता है। यानी कि किस रीजन से इस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, इन सभी कारणों को बताता है, और उस रीजन के बारे में भी बताता है कौन कौन रीजन है, सो मैपिंग के माध्यम से। आगे देखिए, सेंसर के द्वारा प्रदान की गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका उपयोग करके आपदा अवधि के दौरान लोगों को स्थानांतरित करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने में भी रिमोट सेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है।
आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना। बोला जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान या फिर उसके बाद कई क्षेत्र जो है वो प्रभावित होते हैं और उनको फिर से बनाने की जो है वो आवश्यकता होती है, मतलब कि फिर से उनको रिस्टोर करना है, पुनर्स्थापित करना है। हालांकि इन क्षेत्रों का पता लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि केवल सीमित क्षेत्र को ही कवर किया जा सकता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग तकनीक इस प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करती है, क्योंकि यह एक ही समय में एक व्यापक क्षेत्र को कवर कर सकती है। देखिए, आपदा आया, कहाँ कहाँ पे हादसा हुआ, उस हादसों का पहचान करने में रिमोट सेंसिंग का योगदान होता है। फिर कहाँ कहाँ पे बचाव कार्य करना है, उसके में भी रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है। फिर कहाँ पे भी आपका पुनर्स्थापन का कार्य करना है, कहाँ पे पुनर्निर्माण का कार्य करना है, इसका भी जो है वो इसमें भी हेल्प कर देता है रिमोट सेंसिंग। इसको भी आप याद रखिएगा बस। आपदा प्रबंधन अध्ययन, तो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने, उसको प्रबंधित करने के तरीके पर ध्यान में विभिन्न तरीकों को लागू किया जाता है। तो प्राकृतिक जो आपदा है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीकों पे जो है वो अध्ययन करना होता है और उसको ध्यान देना होता है। फिर बोला जाता है कि इस अध्ययन में रिमोट सेंसिंग एक शक्तिशाली उपकरण है और यह शोधकर्ताओं को उनके निर्णय लेने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोग करता है, मतलब मदद करता है, और पर्यावरण से संबंधित आवश्यक जानकारी को और डेटा को ये प्रदान करता है। तो आपदा प्रबंधन अध्ययन यानी कि आपदा को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में जब स्टडी करते हो तो नॉर्मल अगर आपको स्टडी करने देखा जाए इस क्षेत्र में तो आपको बहुत परेशानी होगा, लेकिन आप अगर रिमोट सेंसिंग की मदद से वहाँ पे आपदा प्रबंधन का कार्य करने का प्रयास कीजिएगा तो वो तुरंत हो जाएगा आपका। 10वां पॉइंट, ग्लेशियर झीलों का मूल्यांकन। बोला जाता है कि पहाड़ों की चोटी पर पाई जाने वाली ग्लेशियर झील पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा आकर्षक हो सकती है, एकदम वो टूरिस्ट प्लेस हो सकता है और आसपास के इलाकों के लिए खतरा भी हो सकता है। तो टूरिस्ट प्लेस तो है लेकिन वो आसपास के इलाकों के लिए खतरा है, क्योंकि जब कभी भी वो ग्लेशियर झील पिघलेगा तो उसका पानी बाढ़ के रूप में आएगा। तो बोला जा रहा है कि चूंकि वे पहाड़ की चोटी पर पाई जाती है और इसलिए ज़मीन से उनका जो है आसानी से आकलन कर पाना असंभव है, देन उनका आकलन करने के लिए ऊपर से दृश्य की आवश्यकता होती है और रिमोट सेंसर ज़्यादातर आकाश आधारित होते हैं। देन ऐसे में वे ग्लेशियर झीलों का आकलन कर सकते हैं और इन झीलों से जुड़े किसी भी खतरे का वो अनुमान भी लगा सकते हैं, और जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भी खतरे की स्थिति के बारे में जल्दी से जल्दी जो है वो जानकारी मिल जाती है, देन वो माइग्रेट कर सकते हैं, अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो ग्लेशियर झीलों का मूल्यांकन करने में भी रिमोट सेंसिंग का काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, ये भी आपको पता चल गया है। 11 नंबर पॉइंट, आपातकालीन मानचित्रण करने में भी रिमोट सेंसिंग का मदद कैसे है वो देखिए। आपातकालीन मानचित्रण में भी, आपातकालीन जो भी मानचित्रण है इसमें भी रिमोट सेंसिंग तकनीक की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है वो देखिए। इसके माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया को आसान और त्वरित बनाया जा सकता है और सेंसर बड़े, व्यापक और समय पर डेटा प्रदान करते हैं, और जिसका उपयोग आपातकालीन टीम के द्वारा बचाव मिशन को अंजाम देने के लिए और साथ ही साथ योजना बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? तो आप देखिए नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि जोखिम मानचित्रण और प्रबंधन। तो जोखिम मानचित्रण और प्रबंधन बोला जा रहा है कि कई मामलों में मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक आपदाओं को शुरू करने में योगदान देती हैं। तो कई सारे मामलों में देखिए कि जो मानवीय गतिविधि है वो प्राकृतिक आपदाओं को शुरू करने में योगदान देती है। हालांकि इसे नियंत्रित करने के लिए रिमोट सेंसर का उपयोग मानवीय जोखिमों को मैप करने के लिए यानी कि डायग्राम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपदा लाने की संभावना रखते हैं। और जोखिम मानचित्रण एक रिपोर्ट और जानकारी प्रदान करता है जिसका उपयोग लोगों को उनकी आपदा कारण गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने और आपदा की तैयारी और रोकथाम के लिए किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। जोखिम मानचित्रण करना यानी कि किस किस रीजन में ज़्यादा जोखिम है उसका मैपिंग बनाना और उसका प्रबंधन का कार्य करना, इसमें भी रिमोट सेंसिंग का मदद होता है। इसके लिए बताया जाता है कि जोखिम वाले क्षेत्रों का एक मानचित्रण और एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, और उसके बाद इसका उपयोग जो है वो लोगों तक उनकी जो है वो आपदा के बारे में, आपदा गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के संदर्भ में उनके तक जो है वो जानकारी उपलब्ध कराया जाता है, और आपदा के आने से पहले उसकी रोकथाम के लिए, उनके जोखिमों को कम करने के लिए आपदा से पहले ही हम लोग तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है ना, ये रहा आपका। इससे आप कहीं मैप मिलेगा तो मैप भी इसमें जोड़ दीजिएगा। सिंपल सी बात है, समझिए हम लोग क्या। तो हम लोग जाने कि
आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग के क्या अनुप्रयोग हैं? तो आपदा प्रबंधन में यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, या फिर इसको बोलिए आपदा चेतावनी में यानी कि डिजास्टर वार्निंग में रिमोट सेंसिंग का क्या प्रयोग था। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जाने कि रिमोट सेंसिंग का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। इसके अलावा प्रयोग में देखिए इसका प्रयोग तो है। इसके बाद देखिए हम लोग कि जैसे कि 8-10 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट कि हवा के ये पैटर्न पे नज़र रखता है रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा ये भूकंप का भी पता लगाता है। इसके अलावा ये राहत कार्य करता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। जंगल की आग के बारे में जानकारी देता है। बाढ़ प्रबंधन करने में भी हम लोग को जानकारी देता है। इसके अलावा सूखे की भविष्यवाणी करने में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करने में भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के अध्ययन करने में भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा ग्लेशियर झीलों का मूल्यांकन करने में भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। और एक पॉइंट और कि जोखिम मानचित्रण और उसका प्रबंधन करने में भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका 10 से 12 का पॉइंट है जिसके माध्यम से हम लोग ये जान पाएंगे कि आपदा प्रबंधन में जो रिमोट सेंसिंग है इसका क्या प्रयोग है। तो आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसर या फिर रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप इसको भी लिख पाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब आप इसको लिख लीजिएगा ना एग्जाम में। दो पॉइंट क्लियर हो गया अभी आपका। क्या क्या था कि हम लोग देख रहे हैं सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन हम लोग जाने क्या है क्या नहीं है। सो उसके बाद हम लोग जाने GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में जाने, और इसका मौसम की भविष्यवाणी में इसका यूज जाने, आपदा चेतावनी में इसका यूज जाने। अब हम लोग जानेंगे कि जल यानी कि वाटर, मिट्टी यानी कि सॉइल, और खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेस आदि के क्षेत्र में इनका प्रयोग यानी कि रिमोट सेंसिंग का प्रयोग, उसके बारे में जानेंगे। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मृदा मानचित्रण में सुदूर संवेदन का प्रयोग क्या है। सो तो जो मृदा है यानी कि जो मिट्टी है उसके मानचित्रण में भी सुदूर संवेदन का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, वो देखिए। मृदा सामग्री का मापन यानी कि मृदा जो सामग्री है उसका मापन करने में इसका प्रयोग होता है रिमोट सेंसिंग का। कैसे, वो देखिए। मिट्टी में विविध तत्व और घटक मौजूद होते हैं और इस घटक का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली तकनीकों की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिएगा कि मिट्टी में अलग अलग विविध यानी कि अलग अलग तत्व मिलते हैं और अलग अलग उसमें घटक यानी कि कंपोनेंट भी होते हैं, और इन कंपोनेंट का जो विश्लेषण करने में और इनका जो अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक जो है उसका आवश्यकता होती है। और मिट्टी की सामग्री का पता लगाने के लिए स्थानिक डेटा का भी उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी की सामग्री का पता लगाने के लिए जो लोकल जो डाटा होता है, स्थानिक जो डाटा है, उसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मिट्टी की सामग्री का मानचित्रण और रिकॉर्डिंग करने में मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टूल का उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी की सामग्री का मानचित्रण तैयार करने में और उनका रिकॉर्डिंग तैयार करने में मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टूल का जो है वो उपयोग किया जाता है। आगे देखिए। उपग्रह से एकत्रित स्थानिक डेटा का उपयोग खेती से संबंधित निर्णय लेने के लिए भी किया जाता है। तो उपग्रह से जो भी एकत्रित जो भी स्थानिक डाटा यानी कि लोकल जो भी डेटा है उसका उपयोग खेती से संबंधित निर्णय लेने में, यानी कि इस रीजन में खेती अभी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसमें भी किया जाता है। साथ ही साथ मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा का जो उपयोग है इसका उपयोग करके मिट्टी की बनावट का भी अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए, मिट्टी का मानचित्रण करने के लिए, मिट्टी की सामग्री का मानचित्रण करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उसका रिकॉर्डिंग तैयार करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टूल का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है वो आपको ये जो उपग्रह है ये उपग्रह एकत्रित जो है वो स्थानीय डाटा देता है। हम लोग देखिए, ये जो उपग्रह है वो स्थानीय डाटा हम लोग को प्रदान करता है, लोकल डाटा प्रदान करता है, और उसके मदद से हम लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं कि इस रीजन में खेती करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा का जो प्रयोग है वो मिट्टी की बनावट का अनुमान लगाने में भी किया जाता है। दूसरा, मिट्टी के नक्शे। पहला चीज़ तो हम जाने कि मिट्टी की यानी कि मृदा का जो सामग्री है उसका मापन करने में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। दूसरा, हम लोग जान रहे हैं कि मिट्टी की नक्शे, तो बोला जा रहा है कि मृदा मानचित्र बनाने में
जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मृदा जो मानचित्र है, मृदा का जो मानचित्रण है यानी कि मैपिंग जो है वो मृदा मानचित्र बनाने में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और मृदा मानचित्रों का उपयोग अन्य सर्वेक्षण यानी कि अन्य सर्वे के अलावा मृदा के वितरण को दिखाने के लिए भी किया जाता है। देखिए, हम लोग सॉइल का मैपिंग करते हैं, मृदा का मैपिंग करते हैं, उसका जो प्रयोग है वो कई सारे और भी सर्वे में हो सकता है, जैसे कि किस किस रीजन में मिट्टी है उसमें हम लोग को पता लगता है। इसके अलावा किस रीजन में कौन सी मिट्टी है वो हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा किस मिट्टी की उत्पादकता ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे खेती करना चाहिए, किस रीजन में खेती नहीं करना चाहिए, किस रीजन में बाद में खेती करना चाहिए, ये सभी के बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है मिट्टी की मैपिंग के बाद। इन मानचित्रों का जो उपयोग है वो मृदा स्थानिक नियोजन, खेती, मृदा मूल्यांकन और इसी तरह के क्षेत्रों में बहुत अधिक किया जाता है। तो ये जो मैपिंग है मृदा का, इसका जो प्रयोग है मृदा की खेती करने में, साथ ही साथ मृदा का मूल्यांकन करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रिमोट सेंसर हवाई उपकरण है, यानी कि ये हवा में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, सेटेलाइट में रहते हैं और इसलिए उन्हें आसानी से एकत्र भी किया जा सकता है और मिट्टी से संबंधित डेटा रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मिट्टी से संबंधित जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में मृदा मानचित्रण की तकनीक महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, मृदा सर्वेक्षण करने में, सॉइल का सर्वे करने में, तो बोला जा रहा है कि मृदा सर्वेक्षण की प्रक्रिया में रिमोट सेंसिंग की तकनीक का बहुत उपयोग किया जाता है और शोधकर्ता मिट्टी में गतिविधियों की निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसर का जो है वो उपयोग करते हैं। तो रिमोट देखो, मृदा सर्वेक्षण यानी कि मिट्टी का जो है वो सर्वे की प्रक्रिया में भी रिमोट सेंसिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और शोधकर्ता जो भी है, साइंटिस्ट लोग, वो मिट्टी में गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, यानी कि मिट्टी में जो जो गतिविधि हो रहा है, जो जो एक्टिविटी हो रहा है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। फिर सेंसर से स्थानिक डाटा का जो है वो विश्लेषण यानी कि उसको प्रोसेस किया जाता है और सर्वेक्षण दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए भी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। सर्वेक्षण दस्तावेज यानी कि जो भी सर्वे का जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें इसको अपडेट भी किया जाता है। इसके अलावा अन्य मृदा संबंधी सर्वेक्षणों के दौरान रिमोट सेंसर अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का ये पूरक होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। चौथा पॉइंट, मृदा उर्वरीकरण। बोला जाता है कि मिट्टी की उर्वरता जो है वो सीधे तौर पर भूमि की उपज के समानुपाती होती है, यानी कि अगर मृदा की उर्वरता ज़्यादा होगी तो मिट्टी का उपज भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और मिट्टी के नमूने लेने में अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि उपग्रह जो है वो उपग्रह के द्वारा एकत्र किए गए मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता का भी जो है वो अनुमान लगाया जाता है। और साथ ही साथ चूँकि तस्वीरें अंतरिक्ष से ली जाती है, इसलिए किसी दिए गए क्षेत्र की फसलों और वनस्पतियों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता तय करने के लिए भी किया जाता है। तो किस रीजन में ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, किस रीजन में कम पेड़ पौधे हैं, कहाँ पे एकदम में नहीं है। जहाँ पे एकदम नहीं है, जान लें कि वहाँ का मिट्टी उर्वर नहीं है, उर्वरता वहाँ पे नहीं है, यानी कि वो डेजर्ट वाला रीजन है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे यानी कि वहाँ पे उर्वरता बहुत ज़्यादा है, ये मानचित्रण के थ्रू ही पता चला ना। अब अगर उस रीजन में खेती करेंगे तो आपका जो उत्पादन भी ज़्यादा होगा ना। क्लियर। मृदा सीमा। तो बोला जा रहा है कि मृदा सीमा एक शब्द है जिसका उपयोग एक प्रकार की मृदा के अंत और दूसरी मृदा के आरंभ को इंगित करती है। तो मृदा सीमा यानी कि मृदा का बॉन्ड कब तक उसका सीमा है, लिमिट है। तो मृदा सीमा जो है एक शब्द है जिसका उपयोग जो है मृदा की अंत और दूसरी मृदा की स्टार्टिंग यानी कि उसका प्रारंभ, इसको वो इंडिकेट करता है। और ऐसा कहा जाता है कि रिमोट सेंसर जैसे शक्तिशाली उपकरण मृदा सीमाओं का अध्ययन और विश्लेषण भी कर सकते हैं और करते ही हैं। रिमोट सेंसर जो है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टी की पहचान करने में भी सक्षम होते हैं और इस गुण के कारण मिट्टी की सीमा को आसानी से ये लोग पहचान भी सकते हैं। ठीक है ना। किस मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर है, किस में कम मॉइस्चर है, कौन मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल है, ये सभी जानकारी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से या रिमोट सेंसर के माध्यम से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, मिट्टी के गुण। तो मिट्टी एक प्राकृतिक घटक है और कई अन्य गुणों और घटकों से ये मिलकर बनी है
और रिमोट सेंसर ने मिट्टी में पाए जाने वाले गुणों का अध्ययन करने की प्रक्रिया को आसान भी बना दिया है। तो मिट्टी जो है एक प्राकृतिक घटक है, एक नेचुरल कंपोनेंट है जो कि अन्य गुणों और घटकों से ये मिलकर बना है। और रिमोट सेंसर जो है वो मिट्टी में पाए जाने वाले जो भी गुण है इसका अध्ययन करने की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। रिमोट सेंसर किसी भी मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, इन सभी को रिकॉर्ड करने और इसको पता लगाने में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। रिमोट सेंसर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन का विश्लेषण करते हैं और एकत्रित डाटा का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए ये लोग करते हैं। क्लियर। तो रिमोट सेंसर किसी भी मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों को भी रिकॉर्ड और पता लगा सकते हैं। रासायनिक घटक जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गए, कार्बन हो गए, इन सभी को रिमोट सेंसर जो है वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन का विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ एकत्रित डाटा का उपयोग जो है वो मिट्टी के गुणों को निर्धारित करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। मृदा विज्ञान बोला जा रहा है यहाँ पे कि मृदा विज्ञान में मृदा अध्ययन में मृदा का मानचित्रण और सर्वेक्षण करने के लिए रिमोट सेंसरों का उपयोग किया जाता है, वो भी व्यापक स्तर पे। तो मृदा विज्ञान में दिखेगा कि सॉइल का विज्ञान दिखेगा, यानी कि पैडोलॉजी इसको बोलते हैं ना, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी। तो बोला जा रहा है कि मृदा के अध्ययन में पैडोलॉजी में मानचित्रण का और सर्वेक्षण का, इन सभी का जो है वो उपयोग किया जाता है और इसमें जो है वो रिमोट सेंसर का ही प्रयोग किया जाता है, वो भी बड़े स्तर पर। तो ये तो था आपका मृदा के मानचित्रण में सुदूर संवेदन का जो है वो अनुप्रयोग। इसमें हम लोग पहला पॉइंट जाने मृदा सामग्री का मापन करना, दूसरा मिट्टी के नक्शे तैयार करना, मृदा सर्वेक्षण तैयार करना, मृदा के उर्वरीकरण को तैयार करना, मृदा सीमा में, इसके अलावा मिट्टी के गुण में, और सातवां मृदा विज्ञान में बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग है रिमोट सेंसर का। एक पॉइंट और है इसमें नेक्स्ट, वो है आपका जल संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन का प्रयोग कैसे किया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि जो आपका प्राकृतिक संसाधन है या फिर जो भी खनिज संसाधन है, इनके प्रयोग करने में भी रिमोट सेंसर का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, उसका क्या उपयोगिता है, उसको भी जानेंगे। जल संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन, यानी कि जल संसाधन का प्रबंधन करने के लिए भी सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, जल उपलब्धता का मूल्यांकन करना। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपको सुदूर संवेदन को यहाँ पे भी डिस्क्राइब करना होगा कि सुदूर संवेदन क्या होता है। उसके अलावा सुदूर संवेदन को डिस्क्राइब करने के बाद आप थोड़ा सा GIS के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि जल संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन का जो अनुप्रयोग है, यानी इसका जो यूज है वो निम्नलिखित प्रकार से है, वो बताइएगा ऐसे। पहला पॉइंट, जल उपलब्धता का मूल्यांकन करना। तो बोला जा रहा है कि जल उपलब्धता का आकलन सुदूर संवेदन के द्वारा काफ़ी हद तक सुगम बनाया गया है। तो जल उपलब्धता कहाँ कहाँ पे जल उपलब्ध है, इस चीज़ को आकलन करना ये सुदूर संवेदन के द्वारा काफ़ी हद तक अब सुगम हो गया है, एकदम आसान हो गया है। जो कि संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन में एक प्रमुख तत्व बन गया है। तो जल बोला जाता है कि जो कि संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन में, यानी कि जल को स्टोर करने में, तो सबसे पहले जल का आप मापिंग कीजिएगा किस किस रीजन में जल है, तो आप उसको स्टोर करने में भी उसके लिए बेहतर उपाय बना सकते हो। उपग्रह आधारित सेंसर का उपयोग करके झीलों, नदियों और जलाशयों जैसे विविध जल निकायों का एक व्यापक डाटा उपलब्ध जो है वो तैयार किया जाता है। और यह सेंसर सतह क्षेत्र, आयतन और जल जैसे मापदंडों को ये लोग मापते हैं। क्या बोले हम, ये जो सेंसर है वो सतह क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया में, इसके अलावा उसका आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, जल स्तर कितना है, इन सभी मापदंडों को वो लोग मापते हैं। और जिससे समय के साथ परिवर्तनों की निगरानी करना भी आसान हो सकता है। यानी कि इस समय में इसका वॉल्यूम कितना था, 3 महीने बाद इसका वॉल्यूम कितना है, जल स्तर कितना है, इसका आयतन कितना है, सतह क्षेत्र कितना है, कितने बड़े रीजन में जल फैला हुआ, अभी 4 महीने बाद कितना होगा,
ये सभी कि समय के साथ इसका परिवर्तन जो हो रहा है इसके ऊपर भी निगरानी रखा जा सकता है। यह बहुमूल्य जानकारी जल उपलब्धता के रुझानों को समझने, तो ये जो जानकारी है, ये जो बहुमूल्य जानकारी है, ये जल उपलब्धता की रुझानों को समझने के लिए, इसके अलावा जल संकट वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए और जल आवंटन और उसके वितरण के बारे में सूचित निर्णय में योगदान देती है। क्लियर? आगे देखिए, जल गुणवत्ता निगरानी, इसके बारे में बोला जा रहा है कि जल संसाधनों की जल गुणवत्ता निगरानी, बोला जा रहा है कि जल संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखना मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखना ये जो है वो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग तकनीकें मैलापन, क्लोरोफिल सांद्रता और तापमान जैसे मापदंडों की ये लोग पहचान करते हैं और जल गुणवत्ता की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाती है। ये सेंसर जल निकायों में प्रदूषकों और हानिकारक शैवालों को जो है वो खिलने का पता लगाने में भी माहिर है, जिससे अधिकारियों को जल गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने में भी मदद मिलती है। तो रिमोट सेंसिंग का हम लोग प्रयोग करके जल में मैलापन, जल में क्लोरोफिल सांद्रता और उसका तापमान कैसा है, इन सभी मापदंडों का भी हम लोग पहचान कर सकते हैं और जल की गुणवत्ता की निगरानी करने में ये लोग बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, रिमोट सेंसिंग। और ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये जो सेंसर है, ये जल के निकायों में, यानी कि जल का जो निकाय है, यानी कि जल में जो भी घुलनशील प्रदूषक है, इसके अलावा हानिकारक शैवाल जो कि खिल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इन सभी को भी पता लगाने में माहिर है। और इसके माध्यम से जो ऑफिसर लोग हैं वो लोग जल गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए तुरंत ये लोग कार्रवाई करने में इन लोगों को मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट, जल प्रदूषण की पहचान करना। तो जल प्रदूषण की पहचान करना, तो बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग जल प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने और उनके फैलाव की निगरानी के लिए एक कुशल तरीका प्रदान करते हैं। तो ये जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो जल प्रदूषण के स्रोतों का ये पता लगाने में और उसको फैलाव को कम करने में ये लोग जो है वो एक तरीका प्रदान करते हैं, एक तरह से उनको निगरानी करने के लिए भी एक कुशल तरीका प्रदान करते हैं। विशेष सेंसर का जो उपयोग है, इसका उपयोग करके तेल रिसाव, रासायनिक निर्वहन और तलछट अफवाह जैसे प्रदूषकों को ठीक से पहचानना और उनका पता लगाना संभव हो सकता है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप तेल रिसाव का, कहाँ पे तेल रिसाव हो रहा है, कहाँ पे रासायनिक निर्वहन हो रहा है, कहाँ पे तलछट अफवाह हो रहा है, इन सभी प्रदूषकों का भी ठीक से पहचान लगा सकते हैं, पहचान के इनका जो है पता लगा सकते हैं। और यह प्रारंभिक पहचान प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहायक जो होती है और जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सकता है। इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाला जो नुकसान है उसको भी कम कर सकते हैं, साथ ही साथ जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि संरक्षित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, सतही जल प्रवाह को मापना। क्या बोले, सतही जल प्रवाह को मापना। बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग तकनीक जो है वो नदियों और झरनों में सतही जल प्रवाह को मापने में मदद करती है। तो जो रिमोट सेंसिंग है वो, जो रिमोट सेंसिंग का जो तकनीक है वो नदियों और झरनों में सतही जल प्रवाह को मापने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और रडार और ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से उसके इस्तेमाल से वैज्ञानिक जल निकायों के प्रवाह और वेग और आयतन दोनों की निगरानी करके ये लोग जो है वो डेटा प्रदान करते हैं। क्या बोले हम कि ये जो है रडार और ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक जल निकायों का जो प्रवाह का जो वेग है और उसका जो आयतन है दोनों की ये निगरानी करते हैं। किसकी मदद से, तो रडार और ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से। और ये जो है डेटा बाढ़ की भविष्यवाणी, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ास करके तीव्र वर्षा की अवधि के दौरान, जहाँ पे जब ज़्यादा वर्षा होता है, तीव्र वर्षा होता है, तो इनका रडार और ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से वैज्ञानिक जो है वो जल निकायों का प्रवाह का वेग, वेलोसिटी इसका प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, इन सभी का जानकारी वो लोग ले सकते हैं और इसके माध्यम से वो भविष्यवाणी करके वो मतलब कि बाढ़ की भविष्यवाणी करेंगे। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए इन जल संसाधनों का उपयोग करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी है।
पांचवा पॉइंट जो है वो बर्फ और ग्लेशियर की विशेषताओं का आकलन करने के लिए। तो बर्फ जो ग्लेशियर है इसका जो विशेषता है इसका भी आकलन कैसे किया जाता है रिमोट सेंसर के माध्यम से, वो देखिए। बोला जा रहा है कि ठंडे क्षेत्रों में बर्फ के आवरण और ग्लेशियर मापदंडों की निगरानी में रिमोट सेंसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपग्रह आधारित सेंसर का उपयोग करके बर्फ की गहराई, उसका सीमा और पिघलने की पैटर्न का जो है वो माप प्राप्त किया जाता है। अब देखिए आदमी लोग जाके वहाँ पे तो कितना बर्फ़ है, उसका गहराई कितना है, उसका सीमा कितना है और कब तक ये पिघलेगा, इसका पिघलने का पैटर्न क्या है, ये सभी जानकारी तो नहीं प्राप्त कर सकते हो ना। तो ऐसे में रिमोट सेंसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे पानी की आपूर्ति के लिए बर्फ़ पिघलने पर निर्भर क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता का आकलन करना भी आसान हो जाता है। यानी कि किसी भी रीजन में पानी चाहिए तो ये जब बर्फ़ कब तक पिघलेगा और पानी कब प्रदान होगा, ये सभी भी डाटा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा ग्लेशियरों की निगरानी पहाड़ी क्षेत्रों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में भी जो है वो सहायता करती है। यानी कि जो देखिए अगर ग्लेशियर नॉर्मल तरीके से पिघल रहा है तो समझेंगे टेम्परेचर ठीक ठाक है। अगर ग्लेशियर का पिघलना, उसका नेचर अचानक चेंज हो जाए, अचानक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगे, तो ये चीज़ हम लोग समझ देंगे कि भैया यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सब भी यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी समझने में ये सब जो है वो जानकारी हमें प्रदान करती है। इसके अलावा बाढ़ निगरानी और पूर्वानुमान, तो बोला जा रहा है बाढ़ निगरानी और पूर्वानुमान, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है कि बाढ़ से जीवन, संपत्ति और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा होता है। तो जो बाढ़ है, जो फ्लड है, इससे हमारे जीवन को, हमारी संपत्ति को और पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, गंभीर खतरा। और रिमोट सेंसिंग जो तकनीक है ये बारिश के दौरान जल स्तर और जल प्लावन की सीमा का आकलन करके वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी करने की अनुमति देती है। तो वाटर लेवल कितना बड़ा है, कितना बढ़ने के बाद जो है वो बाढ़ आ जाएगा, ये सभी का जानकारी हम लोगों को रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि ये जो डेटा है वो आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं और अधिकारियों को बाढ़ की तैयारी करने और जोखिम में पड़ी आबादी को निकालने और बाढ़ नियंत्रण उपायों को लागू करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। सही बात है। नेक्स्ट 7वां नंबर पॉइंट है कि सूखे का आकलन और पूर्वानुमान करने में भी ये सहायता करती है। तो सूखे का आकलन करने में और उसका पूर्वानुमान करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो बोला जा रहा है कि सूखे के कारण कृषि, जल आपूर्ति और पर्यावरण पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और रिमोट सेंसिंग मिट्टी की नमी, वनस्पति स्वास्थ्य और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी करके सूखे के आकलन में सहायता करती है। तो सूखे के कारण कृषि भी, जल आपूर्ति और पारिस्थितिकी, इन सभी के ऊपर एकदम पूरा विनाशकारी परिणाम होता है सूखे के कारण। रिमोट सेंसिंग मिट्टी की नमी, वनस्पति स्वास्थ्य और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी ये करके सूखे का आकलन करने में सहायता प्रदान करती है कि कब तक सूखा आएगा, कितना समय तक सूखा रहेगा। और ये जो जानकारी है वो नीति निर्माताओं को सूखे की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में और उनके प्रभावों को कम करने के लिए जल संरक्षण रणनीतियों को लागू करने में सहायता करती है। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी जोड़ दीजिएगा इन सभी में कि जल संरक्षण रणनीतियों को लागू करने में सहायता करती है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है उसको ऐड कर दीजिए ऐसा। 8वां नंबर पॉइंट, भूजल अन्वेषण। तो बोला जा रहा है कि भूजल अन्वेषण जो है आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, ये जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर शुष्क क्षेत्रों में यानी कि एरिड रीजन में। और रिमोट सेंसिंग भूमिगत भूगर्भीय संरचनाओं का मानचित्रण करके उच्च भूजल क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करके संभावित भूजल भंडारणों का जो है पता लगाने में भी मदद करता है। ये जो रिमोट सेंसर है वो पृथ्वी के ऊपर तो ही ऊपर छोड़िए, पृथ्वी के भीतर भी मानचित्रण कर सकता है, किस रीजन में अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इसका भी मैपिंग कर सकता है। और यह बहुमूल्य जानकारी अस्थायी भूजल प्रबंधन का समर्थन करती है और इस महत्वपूर्ण संसाधन के अत्यधिक दोहन को ये रोकती है। ठीक है, तो जिस रीजन में अंडरग्राउंड वाटर कम है वहाँ पे संसाधनों का अत्यधिक दोहन मत कीजिए, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कीजिए।
ये सभी पता लगेगा कैसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। 9 नंबर पॉइंट सिंचाई प्रबंधन। बोला जा रहा है कि टिकाऊ कृषि और जल संरक्षण के लिए कुशल सिंचाई पद्धतियां आवश्यक है। तो टिकाऊ कृषि के लिए और जल संरक्षण के लिए कुशल सिंचाई पद्धति जो है वो आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी और वाष्पोत्सर्जन दरों पर ये डेटा प्रदान करती है, और जिससे किसान जो है वो अपने सिंचाई कार्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं। और ये जो तकनीक है वो जल उपयोग दक्षता को भी बढ़ाती है, और पानी की बर्बादी को भी ये लोग क्या करती है, कम करती है, और फसल उत्पादकता में ये सुधार भी करती है। ठीक है, तो सिंचाई प्रबंधन अगर आपके बेहतर रहेगा तो आप उससे टिकाऊ कृषि कर पाओगे, जल संरक्षण भी कर पाओगे। कुशल सिंचाई पद्धति ये सभी के लिए आवश्यक है। और इनका जो है वो रिमोट सेंसिंग जो है वो फसल स्वास्थ्य का, मिट्टी की नमी का और वाष्पोत्सर्जन दर कितना हो रहा है, इन सभी का डेटा वो प्रदान करता है रिमोट सेंसिंग। और जिससे किसान जो है वो अपने सिंचाई कार्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं। और यह तकनीक जो है वो जल उपयोग दक्षता को भी बढ़ाती है, और पानी की बर्बादी को भी कम करती है, और फसल उत्पादकता में भी सुधार करती है। किस रीजन में ज़्यादा पानी देना चाहिए, वहाँ पहले से पानी है और पानी दे रहे हैं, फसल खराब हो गया। आगे देखिए, आर्द्र भूमि मानचित्रण और निगरानी, वेटलैंड्स के बारे में। तो बोला जा रहा है कि आर्द्र भूमि जो है वो पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आवास है, जो कि जल निस्पंदन और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि जो है वो पारिस्थितिकी रूप से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण आवास होते हैं, जो कि जल निस्पंदन और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते हैं। और रिमोट सेंसिंग जो है वो आर्द्र भूमि क्षेत्रों की सटीक मैपिंग और निगरानी को ये क्या करता है, सक्षम बनाता है। और आर्द्र भूमि के विस्तार और वनस्पति में परिवर्तनों का आकलन करके वैज्ञानिक और उनके स्वास्थ्य की निगरानी पर ये आर्द्र भूमि के विस्तार और वनस्पति के परिवर्तन का आकलन करके वैज्ञानिक जो है वो उनके स्वास्थ्य की जो है वो निगरानी कर सकते हैं, और उनके संरक्षण और बहाली की जो है वो वकालत भी कर सकते हैं। यानी कि उसका संरक्षण कैसे किया जाए आर्द्र भूमियों का, और उनका जो बहाली कैसे किया जा सके, मतलब बहाली करने मतलब और भी उनको ज़्यादा ये प्रोड्यूस कैसे किया जा सकते हैं, इन सभी की बात की जा रही है। तो ये 8 से 10 गो पॉइंट देखिएगा कि आपका 8 से 10 गो जो पॉइंट है ना वो आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ये जो 8 से 10 गो पॉइंट जो है ना वो आपका इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जब भी क्वेश्चन कहीं पूछा जाए कि जल संसाधन प्रबंधन में सुदूर संवेदन का हेल्प कैसे होता है, तो आप बतलाइएगा कि जैसे कि जल उपलब्धता का मूल्यांकन करने में, जल गुणवत्ता की निगरानी करने में, इसके अलावा जल प्रदूषण की पहचान करने में, इसके अलावा सतही जल प्रवाह को मापने में, बर्फ और ग्लेशियर की विशेषताओं का आकलन करने में, बाढ़ निगरानी और उनका पूर्वानुमान करने में, सूखे का आकलन करने में और उसका पूर्वानुमान करने में, भूजल अन्वेषण करने में, सिंचाई प्रबंधन करने में, और आर्द्र भूमि मानचित्रण और निगरानी करने में सुदूर संवेदी का जो हेल्प है बहुत ज़्यादा है, इनकी जो भूमिका है बहुत ही ज़्यादा है। ये आपको समझ में आ गया है। अब एक लास्ट पॉइंट और हम लोग समझते हैं, वो है कि खनिज संसाधनों में सुदूर संवेदन का क्या अनुप्रयोग है। तो खनिज संसाधनों में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो खनिज संसाधनों में जो सुदूर संवेदन है, यानी कि आपका जो रिमोट सेंसिंग है, इसका क्या प्रयोग है खनिज संसाधनों में, यानी कि जो आपका मिनरल्स रिसोर्सेस है उसमें क्या इसका यूज है। बहुत सारा यूज हो सकता है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ लिखिएगा। पहले तो आप रिमोट सेंसिंग क्या है उसको परिभाषित कीजिएगा, जीआईएस के बारे में, भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में आप थोड़ा सा बतलाइएगा। उसके बाद आप जो है बतलाइएगा कि खनिज संसाधनों में सुदूर संवेदन का जो अनुप्रयोग है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी विस्तृत पैमाने पे है। इसका भी 8 से 10 गो पॉइंट है, और आप सभी को एक एक करके डिस्क्राइब कीजिएगा, तो आपका जो है वो आंसर फिर यहाँ पे भी रेडी हो जाएगा। इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, एक मिनट। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि सतही भूविज्ञान का मानचित्रण।
तो बोला जा रहा है कि खनिज अन्वेषण में रिमोट सेंसिंग का एक प्रमुख अनुप्रयोग सतह भूविज्ञान का मानचित्रण करना है। तो खनिज जो अन्वेषण है इसमें रिमोट सेंसिंग का एक प्रमुख अनुप्रयोग जो है वो सतह भूविज्ञान का मानचित्रण करना है। सतह भूविज्ञान का यानी कि सरफेस जो भूविज्ञान है इसका एक मैपिंग तैयार करना। उपग्रह इमेजरी हमें विशाल क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक संरचनाओं, चट्टानों के प्रकारों और संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान करने की अनुमति देता है। हम लोग सैटेलाइट से जो भी इमेज लेते हैं उस इमेज के माध्यम से टोपोग्राफी के बारे में देखते हैं, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे ग्लेशियर है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे सी है, कहाँ पे लैंड बाउंड्री है, कहाँ पे लैंड है, मतलब कि इन सभी के बारे में, कहाँ पे चट्टान है, वो जो चट्टान है वो किस प्रकार का है, इन सभी के बारे में संरचनात्मक विशेषता जो है उनका, ये सभी हम लोगों को किससे मिलता है, सुदूर संवेदन के थ्रू ही ये सभी हम लोगों को प्राप्त होता है। और इन छवियों का विश्लेषण करके जो भूवैज्ञानिक है वो संभावित खनिज जमा को इंगित कर सकते हैं, यानी कि किस रीजन में ज़्यादा खनिज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टानें हैं, यहाँ पे आपका आर्कियन कालीन चट्टान है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान है, यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो इससे पता लगेगा कि ये जो आर्कियन कालीन की चट्टान है यहाँ पे आपका ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट ही मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा खनिज नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो धारवाड़ चट्टान यहाँ पे आपका लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, एस्बेस्टस, तांबा सभी है। और यहाँ पे जो है वो आपका देखिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, देन यहाँ पे आपका कोयला वगैरह ज़्यादा मिलेगा। ये सभी हम लोगों को पता चल रहा है कैसे, तो ये आपका सुदूर संवेदी यानी कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही, और समग्र भूवैज्ञानिक संदर्भ का आकलन कर सकते हैं, और जिससे अन्वेषण प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित जो है वो किया जा सकता है। पहला चीज़ सतही भूविज्ञान का मानचित्रण करना। दूसरा वनस्पति तनाव विश्लेषण, यानी कि इसका अर्थ बताया जा रहा है कि वनस्पति तनाव विश्लेषण का एक और अनुप्रयोग है जो खनिज अन्वेषण में सहायता करता है। तो वनस्पति तनाव विश्लेषण एक और भी अनुप्रयोग यानी कि एक और यूज है जो कि खनिज अन्वेषण में यानी कि खनिज का खोजबीन में ये सहायता करता है। सतह के नीचे खनिज आसपास की वनस्पति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, और रिमोट सेंसिंग तकनीक वनस्पति स्वास्थ्य में परिवर्तनों की निगरानी करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां पौधे अंतर्निहित खनिज जमा के कारण तनाव प्रदर्शित करते हैं, और यह अप्रत्यक्ष विधि छिपे हुए खनिजों की उपस्थिति के बारे में मूल्यवान सुराग प्रदान करती है। यानी कि वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ का जो वनस्पति है उसका अध्ययन किया जाएगा सैटेलाइट के माध्यम से, सुदूर संवेदी के माध्यम से, और उसके बिहेवियर से पता लगाया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा खनिज है। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। तीसरा हाइड्रोथर्मल परिवर्तन का पता लगाया जाना। तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोथर्मल परिवर्तन का पता लगाया जाना, तो इसमें बोला जाता है कि हाइड्रोथर्मल जो परिवर्तन है वो पृथ्वी की पपड़ी में घूमते, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट, ये भूप्रपट्टी की बात की जा रही है। तो हाइड्रोथर्मल परिवर्तन जो है वो पृथ्वी की क्रस्ट में घूमते गर्म तरल पदार्थों के कारण चट्टान की संरचना में होने वाली परिवर्तन है। तो हाइड्रोथर्मल जो चेंजिंग है वो पृथ्वी के क्रस्ट में जो भी तरल पदार्थ घूम रहा है उनके कारण चट्टानों की संरचना में होने वाला परिवर्तन का ये परिणाम है। और ये परिवर्तन जो है वो अक्सर खनिज जमा की निकटता का जो है संकेत होते हैं, यानी कि ये लोग बताते हैं कि इस रीजन में खनिज है। और रिमोट सेंसिंग तकनीक हमें चट्टान की संरचना में सूक्ष्म परिवर्तनों का भी पता लगाने की अनुमति देता है, और जिससे हाइड्रोथर्मल रूप से परिवर्तन क्षेत्रों और संभावित खनिज भंडारों की पहचान करना इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोथर्मल परिवर्तन के आधार पे ही कि किस रीजन में खनिज है, किस रीजन में खनिज नहीं है। ये आपका सुदूर संवेदी यहाँ पे भी हेल्प कर देगा। मैप बना सकते हो तो बना देना। चौथा पॉइंट स्थलाकृतिक और आकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन। बोला जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग खनिज समृद्ध क्षेत्रों के स्थलाकृति और रूपात्मक अध्ययनों में सहायता करता है। तो ये जो रिमोट सेंसिंग है वो खनिज समृद्ध क्षेत्रों के बारे में, साथ ही साथ टोपोग्राफी और उसका रूपात्मक अध्ययनों में भी ये हेल्प करता है। और उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह जो चित्र है, इसका जो उच्च रिजोल्यूशन है, एकदम हाई रिजोल्यूशन वाला जो उपग्रह है, उसके चित्र विस्तृत ऊंचाई मॉडल
बनाने में मदद करते हैं, एकदम हाई क्वालिटी का पिक्चर आएगा, और जिससे भूवैज्ञानिकों को इलाके की विशेषताओं का विश्लेषण करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और यह जानकारी खनिज संचय के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करने में जो है वो सहायता करती है, और क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। क्लियर। पांचवा पॉइंट बोला जा रहा है कि थर्मल इमेजिंग तो बोला जा रहा है कि थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, जो आपका थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग है वो खनिज अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग जो है वो खनिज अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खास करके तापमान में बदलाव से जुड़े खनिजों की पहचान करने के लिए। तो टेम्परेचर में जो भी बदलाव हो रहा है तो उससे जुड़े जो भी खनिज होंगे उसके पहचान करने में थर्मल इमेजिंग बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और अलग अलग खनिज अलग अलग स्तर के थर्मल विकिरण जो है वो उत्सर्जित करती है। तो अलग अलग जो खनिज है वो अलग अलग स्तर के थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और जिससे हमें तापमान में अंतर के आधार पर उनकी मौजूदगी की पहचान करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो हम लोग को इससे क्या होता है कि तापमान में अलग अलग जो अंतर मिल रहा है, तो तापमान में अंतर के आधार पे उसकी जो मौजूदगी का पहचान करने में हम लोगों को मदद मिलता है। और यह जो तकनीक है वो सल्फाइड और हाइड्रोकार्बन जैसे खनिजों का भी पता लगाने में विशेष रूप से प्रभावी है। तो ये तकनीक से, यानी कि थर्मल इमेजिंग तकनीक के माध्यम से सल्फाइड और जो भी हाइड्रोकार्बन खनिज है इनका पता लगाने में हम लोग को ज़्यादा ये मिलता है सहायता। 7वां नंबर पॉइंट है भूमिगत अन्वेषण करना, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो है वो सतही निरीक्षणों से आगे जाकर भूमिगत अन्वेषण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाती है, और ग्राउंडेड पेनिट्रेटिंग रडार और अन्य उन्नत तकनीकें जो है वो भूमिगत संरचनाओं की छवियां बनाने में मदद करती है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग सतही निरीक्षण से भी आगे जाकर भूमिगत अन्वेषण को भी हम लोग इसमें सक्षम बना सकते हैं। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भूमिगत अन्वेषण भी हो सकता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है, और भी अन्य जो भी उन्नत तकनीक है उनके माध्यम से भूमिगत संरचनाओं की छवियां बनाने में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, और जिससे जो है भूमि और चट्टान की परतों के नीचे छिपे जो भी संभावित खनिज भंडार है इनका हम लोगों को पता लग जाता है। और ये जो तकनीक है वो व्यापक ड्रिलिंग और उत्खनन की आवश्यकता को कम करती है, और जिससे जो है वो अन्वेषण प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुशल और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लागत प्रभावी भी हो जाता है। क्लियर। तो भूमिगत अन्वेषण में भी सुदूर संवेदन का उपयोग होता है। 8वां नंबर पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोला जा रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। तो पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना, तो बोला जा रहा है कि खनिज अन्वेषण के पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। तो खनिज अन्वेषण के पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं, और रिमोट सेंसिंग हमें खनन गतिविधियों के कारण होने वाले भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण पर सटीक डेटा प्रदान करके इन प्रभावों की निगरानी और आकलन करने की अनुमति देता है। तो पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने में भी रिमोट सेंसिंग का उपयोग बहुत ज़्यादा है। क्यों? जैसे कि बोला जाता है खनिज अन्वेषण के पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। खनिज अन्वेषण हो रहा है तो इसका पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकता है। तो रिमोट सेंसिंग जो है वो हमें खनन गतिविधि के कारण होने वाले जो भी भूमि क्षरण है और जो भी वनों की कटाई और जल प्रदूषण पर एकदम सटीक डेटा हम लोगों को प्रदान करेगा, और इन प्रभावों की निगरानी और आकलन की अनुमति हम लोगों को देता है। और ये जानकारी जो है वो अस्थायी संसाधन प्रबंधन और जिम्मेदार खान प्रथाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। टॉपिक नंबर 9, खनन कार्यों की निगरानी। तो बोला जा रहा है कि खनिज भंडारों की पहचान होने के बाद भी रिमोट सेंसिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो खनिज भंडारों यानी कि मिनरल्स जो भी स्टोरेज है इसकी पहचान करने के बाद जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह खनन कार्यों की वास्तविक समय की निगरानी, उत्खनन, परिवहन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों पर नज़र रखने में ये लोग क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं। और ये जो निगरानी है वो विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित भी करती है, और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करती है, और साथ ही साथ परिचालन दक्षता को भी ये बढ़ाती है। क्लियर, समझ में आया? तो खनन कार्यों की निगरानी में भी
यानी कि खनिज भंडारों की पहचान होने के बाद जो है रिमोट सेंसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसके अलावा ये जो है रिमोट सेंसिंग जो है वो खनन कार्यों की वास्तविक समय की निगरानी करती है। साथ ही साथ उत्खनन, परिवहन और प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों पर भी ये नज़र रखने में सक्षम होती है। और ये जो निगरानी है वो विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम भी करती है। और साथ ही साथ परिचालन दक्षता को भी ये लोग नहीं मतलब ये बढ़ाती है। तो ये जो था वो आपका ये जो है ये जो यहाँ तक का जो पॉइंट था वो आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका टॉपिक यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया आज का। और आज का टॉपिक हम लोग का क्या था, देखिए खनिज संसाधनों में सुदूर संवेदन का जो अनुप्रयोग था ये भी आपका 9 से 10 पॉइंट में हम लोग इसको भी क्लियर कर दिए हैं। तो बस सभी का पॉइंट केवल आप तैयार कर लीजिएगा ना, उसके बारे में उसके अंदर का जो भी कहानी था उसको आप सोचिएगा, अपने स्तर पर थिंक कीजिएगा ना, तो ये आपका जो है टॉपिक तुरंत तैयार भी हो जाएगा। देखिए आज का हम लोग जो टॉपिक है, आज हम लोग क्या क्या जाने वो देखिए एक बार टॉपिक। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था ना। अच्छा ये रहा, आज का टॉपिक था हम लोग का सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। ये क्या होता है, रिमोट सेंसिंग के बारे में हम लोग डिटेल से जाने, डिटेल से नहीं मतलब थोड़ा बहुत जो इसके बारे में हो सकता है वो जाने। इसके अलावा भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS क्या होता है ये जाने। भौगोलिक सूचना प्रणाली में सुदूर संवेदन के जो भी अनुप्रयोग है इसके बारे में जाने। उसके बाद हम लोग सुदूर संवेदन का यूज मौसम पूर्वानुमान में, यानी कि मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो मौसम पूर्वानुमान यानी कि आपका वेदर फोरकास्टिंग में, आपदा चेतावनी यानी कि आपका जो है डिजास्टर, जो आपका चेतावनी है यानी कि डिजास्टर इसको क्या बोलते हैं, चैलेंज को चुनौती बोलते हैं, चेतावनी को वार्निंग बोलते हैं। तो डिजास्टर वार्निंग या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा जल प्रबंधन में इसका प्रयोग, मिट्टी के प्रबंधन में इसका प्रयोग और खनिज संसाधनों आदि के मानचित्रण में इसका प्रयोग हम लोग देख चुके हैं सुदूर संवेदन का। ठीक ना, तो ये सारा जो है पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो सुदूर संवेदन क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, इसके अलावा सुदूर संवेदन का मौसम पूर्वानुमान में इसका प्रयोग, आपदा चेतावनी में सुदूर संवेदन का प्रयोग, जल के मानचित्रण में सुदूर संवेदन का प्रयोग, मिट्टी के मानचित्रण में सुदूर संवेदन का प्रयोग और खनिज संसाधनों इन सभी के आदि मतलब खनिज संसाधनों आदि के मानचित्रण में सुदूर संवेदन का प्रयोग। ये आपका जो है टॉपिक क्लियर हो गया है। तो 3 क्लास में 3 टॉपिक क्लियर। पहले क्लास में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे राष्ट्रीय नीति पहले क्लास में कंप्लीट। दूसरे क्लास में भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, ये टॉपिक कंप्लीट। तीसरे क्लास में रिमोट सेंसिंग, GIS, इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, जल, मिट्टी, खनिज आदि संसाधनों के मानचित्रण में सुदूर संवेदन का प्रयोग, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है। तो अभी हम लोग JPSC मेंस पेपर 6 जो आपका 5 सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग ग्रुप E जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इसका हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 3 क्लास में आपका 3 टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, आप इसको अपने स्तर पे 1 से 2 बार इसको सोचिएगा और अपने स्तर पे इस टॉपिक को लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।